जो आप बता रहे हैं यहाँ पर। तो आज से अपन जो एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि अगले लगभग साल भर बहुत अधिक मेहनत के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। क्योंकि अरे भाई चाय पी के आए हो बस, अच्छा इनके लिए लेके आओ, हाँ ले ले। तो क्योंकि अगला जो एक साल है वो आप लोग जब ये डिसाइड कर चुके हो कि हमें आरएस की तैयारी करनी है, तो ये जो कंपटीशन है इसके अंदर हम कैसे दूसरों से आगे रहे और कैसे जो अपन इसके अंदर सफलता हमको मिले, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमें पैसे दोगे, हम कोर्स चलाएंगे, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन वो केवल एक हिस्सा है। अधिक महत्वपूर्ण है कि आप खुद कितनी मेहनत करोगे। हम जो आपको बताएंगे वो आप घर से पूरा करके लाओगे या फिर नहीं लाओगे, वो अधिक महत्वपूर्ण है। एक एक स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। आप बहुत अधिक संख्या के अंदर यदि अपन बात करें तो इतने हैं कि एक एक को नाम से और शक्ल से आराम से पहचाना जा सकता है। तो आप लोगों के लिए फायदा तो है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान इस सेंस में, पढ़ के नहीं आए तो अगले दिन पूछ लिया जाएगा कि भाई कल आपको पढ़ाया था उसका क्या हुआ। तो अगले एक साल जो पूरी मेहनत के लिए एकदम तैयार हो गए, नहीं हो, अरे जोश ही नहीं है आप लोगों के अंदर, पूरे एकदम तैयार हो। चलो, उससे पहले कि आज अपन शुरू करें, मैं आपको एक सिलेबस का एक ओवरव्यू दे देता हूं। क्योंकि जब मैंने पूछा कि कितने लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक ठाक संख्या के अंदर स्टूडेंट है जो पहली बार ही इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें एक पता होना चाहिए कि ये एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने नंबर का क्या आता है, उसके बारे में हमें एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ बातें जैसे मैं आपको बता देता हूं। ये जो आरएस एग्जाम है इसके 3 स्टेज होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये सारी चीज तो हमें पता ही है, पर फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है और इंटरव्यू का एग्जाम। जो भी कोर्स ऑनलाइन कोई ले रहा है उनको एक थोड़ी सी समस्या रहती है कि हमारे कमेंट्स नहीं देखे जाते हैं या हमारी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसा लगता है कि बातचीत सिर्फ किससे चल रही है, ऑफलाइन वालों से, और ऑनलाइन वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए, यानी कि ऑनलाइन वालों के लिए ये किया जाएगा कि क्लास खत्म होगी तो 5 मिनट आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा रख दिए जाएंगे, जिसमें कि आपके कमेंट्स अलग से पढ़ लिए जाएंगे। वैसे तो सामने हमारे स्क्रीन लगी हुई है, हम आपके कमेंट पढ़ सकते हैं, पर फिर भी 5 मिनट और जो रख दिए जाएंगे। एक बात मैं बीच में और बता दूं, फिर उसके बाद वापस अपन इस पे आते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं, किसी ना किसी जॉब में है ऑलरेडी। आप में से थोड़ी ना कोई है अभी, है क्या? कहां पर पोस्टिंग है आपकी, क्या जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, इनकम टैक्स में, एसएससी के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो वर्किंग जो होते हैं उनको बड़ी समस्या आती है कोई भी आरएस की या फिर आईएएस की तैयारी करने में। क्योंकि समस्या ये आती है कि कोर्स बहुत लंबा चलता है, जैसे कि 12 महीने 14 महीने ये जो कोर्स चलेगा, उसमें अपनी ऑफलाइन क्लासेस कितने घंटे होगी? 6 घंटे क्लासेस होंगी। अब आप लोग तो चलो ठीक है, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, लेकिन जो जॉब पर भी जाके आ रहा है, सोचो 9 से 5 की उसकी जॉब है, हो सकता है 8 बजे घर से निकलना पड़ रहा है, 6 बजे शाम को घर पे आ रहा है। उसके बाद में क्लासेस भी देखनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो कैसे करें? 6 घंटे की क्लासेस देखना कोई आसान काम थोड़ी है। इसके लिए अपन ना एक काम करेंगे जिसका फायदा आप लोगों को भी मिल जाएगा, जो ऑफलाइन है उनको भी मिल जाएगा। अपन जो भी क्लासेस होंगी उसको जब ऐप पर अपलोड करेंगे तो 2 तरीकों से अपलोड करेंगे। पहला, रो क्लास। रो क्लास मतलब जैसा क्लास में पढ़ाया है वैसा को वैसा, जैसे पढ़ाते समय बीच बीच में बोल बोल के लिखवाया तो वैसा का वैसा अपलोड कर दिया। और दूसरी, हम एक हमारे ही व्यक्ति को बिठा देंगे, उनको कहेंगे कि भाई इस पूरी क्लास में से ऐसी अननेसेसरी चीजें जो हटाई जा सकती है वो हटा दो। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं पहले मैंने पढ़ाया और फिर मैंने लिखवाया, लिखवाते समय का जो टाइम है वो बचाया जा सकता है। ऑनलाइन वाले को लग सकता है कि यार मुझे तो नोट्स दे दो, मैं तो नोट्स से ही पढ़ लूंगा डायरेक्ट, तो उसका वो टाइम बचाया जा सकता है। तो हम क्लासेस को इन 2 तरीकों से अपलोड कर देंगे। एक, रो क्लास जैसा है वैसा का वैसा, किसी को ऐसे पढ़ना है कि नहीं मैं तो साथ के साथ खुद के नोट्स बनाऊंगा,
ऐसे पढ़ सकता है। और किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये आप जो बीच में लिखवाते हो, इधर उधर की जो बात कुछ करते हो जो कि उतनी ज्यादा काम की नहीं है, किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो ऑफलाइन के अंदर, वो सब हटा दो। तो वो सब जो वो हटा दिया जाएगा। तो ऑनलाइन वालों को, वर्किंग वालों को इससे बड़ा फायदा होगा। जो 6 घंटे की क्लास है वो एक्चुअल में उनको 4 घंटे की देखनी पड़ेगी। ठीक है, किसी को लगता है नहीं हमें तो पूरी देखनी है, तो आप पूरे देख लो, 6 घंटे वाली देख लो। तो इस तरीके से आपको भी इसका फायदा मिलेगा, ऑनलाइन एक्सेस आपके पास में भी रहेगा ही। ठीक है, चलो वापिस आते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि ये जो आरएस का एग्जाम है इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है भाई, सब लोगों को पता होगा ना, कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। सबसे पहला जिस चरण को आपने क्रॉस करना है वो है प्रीलिम्स, जो कि होता है 200 नंबर का। प्रश्न कितने आते हैं? 150। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 1.33 मार्क्स। एक क्वेश्चन हुआ 1.33 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? कितनी होती है? कौन पक्का पक्का सही बता सकते हैं हाथ ऊपर करके? नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? हाँ कितनी? 0.44। हाँ भाई, हाँ सही है, आपके बात सही है। 1.33 का तीसरा हिस्सा ये नेगेटिव मार्किंग होती है ना। तो ये नंबर में शायद 0.44 आता है, तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1.33। और यदि आपका क्वेश्चन गलत है, गलत आंसर टिक किया है, तो कितने कट जाएंगे? 0.44 कट जाएंगे। इसलिए इस एग्जाम में तुक्के थोड़े से कम लगाने होते हैं। ठीक है, वो बात अपन बाद में देखेंगे कि कम लगाने से फायदे या अधिक तुक्के लगाने से फायदे। प्रीलिम्स के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भाई? आपका आरएस प्री का जो एग्जाम है उसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं? तो एक सब्जेक्ट है कौन सा? पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जिसे अपन कह देते हैं इंडियन पॉलिटी, एक जिसमें कि अपन राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, तो वो उसको अपन बोल देते हैं स्टेट पॉलिटी। एक्चुअल में स्टेट पॉलिटी कोई अलग से सब्जेक्ट है ही नहीं, अपन सारी चीजें इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ लेते हैं। इंडियन पॉलिटी का मतलब राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, संसद क्या होती है, वो सारी चीजें अपन इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ ही लेते हैं। वही सारे कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं स्टेट पॉलिटी के अंदर। स्टेट पॉलिटी एक्चुअल में कोई नया सब्जेक्ट है ही नहीं। स्टेट पॉलिटी में सिर्फ एक तरीके से फैक्ट्स ही हैं कि राजस्थान के अंदर कौन मुख्यमंत्री बना, राजस्थान के अंदर कौन राज्यपाल बना, कब कौन क्या था। एक्चुअल में ज्यादातर इसमें फैक्ट्स है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हो गया कौन सा? पॉलिटी। टोटल क्वेश्चन है 150। इन दोनों के मिला के लगभग 25 प्रश्न आ जाते हैं। प्री के अंदर लगभग कितने आ जाते हैं? दोनों के मिला के लगभग 25 प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट ले लेते हैं। कौन सा ले बताओ? हिस्ट्री ले लो। चलो हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री जो है उसको 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। एक जिसे अपन कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। एक जिसे अपन कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। एक जिसे अपन कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। और ये पूरा का पूरा कहलाता है आपके इंडियन हिस्ट्री के नाम से। किस नाम से कहलाता है? इंडियन हिस्ट्री के नाम से। उसके साथ साथ हिस्ट्री में हमें 2 चीजें और पढ़नी है यहां पर। एक है आपके राजस्थान हिस्ट्री और एक है राजस्थान का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, यदि हम बात करें ये वाले सेगमेंट की, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री खूब बड़ा सेगमेंट है जिसमें कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी होती है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी होती है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है। लेकिन इन सबके मिला के प्री में प्रश्न तो आते हैं 10-12। प्री में सिर्फ कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। जबकि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की अपन देखें तो 20 प्रश्न तो मिला के आ ही जाते हैं, या फिर 15 मान लो, 15 से 18 के आसपास इतने प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए अधिकतर लोग अपना ज्यादा ध्यान हिस्ट्री में किसके ऊपर रखते हैं? राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर पर, क्योंकि यहां से प्रश्न कितने आ रहे हैं? 15 से 18, जबकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। और कितने प्रश्न आ रहे हैं? 10। तो आप लोग किसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखोगे? ऐसा गलती नहीं करनी है। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पर ही ज्यादा ध्यान रखें, ऐसी गलती नहीं करनी है। सब पर बराबर ध्यान रखना है।
क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ दे, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़े, ये बात होती है तब की जब आपके पास टाइम हो, 2 महीने 3 महीने, तब की होती है। अभी तो आपके पास टाइम है ना, तो अभी से क्यों सोच रहे हो कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे और इसके ऊपर कम ध्यान रखेंगे। और एक और बड़ा कारण मैं बता दूं, जो लोग मेंस दिए हैं वो इस बात को अच्छे से अनुभव करेंगे कि प्री के अंदर इसका वेटेज कम है, इसलिए प्री में हिस्ट्री को उतना अच्छे से लोग पढ़ते नहीं है। उनको लगता है कि ये 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन दिक्कत आती है मेंस में, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है। प्री में तो आपको बस कट ऑफ पार करनी है। प्री में आपके कोई 150 नंबर आ गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्री एक्चुअल में मेंस की टिकट है। प्री पास कर लिया तो मेंस में बैठने का मौका मिल जाएगा। कट ऑफ गई थी 70 नंबर, मान लेते हैं किसी के हैं 75 नंबर, तो वो भी बस मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ है। मान लेते हैं किसी के हैं 100 नंबर, तो वो भी बस मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ है। और किसी के हैं 125 नंबर, तो वो भी सिर्फ क्या हुआ है, मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ है। ये कोई नंबर जुड़ते हैं क्या? जुड़ते हैं नंबर? ये नंबर जुड़ते नहीं है। तो जुड़ते नहीं है, इसलिए प्री केवल पास करना होता है, केवल कट ऑफ से आगे रहना है। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि हिस्ट्री नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 70-75 नंबर ही तो लेके आने या फिर 100 नंबर ही तो लेके आने, कौन सा अपन को 120, 130, 140 लेके आने। इसलिए वो प्री के टाइम पर हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, इंडियन हिस्ट्री को। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मेंस के अंदर इसका वेटेज लगभग 30 नंबर का है। और फिर मेंस में जाके परेशान होते हो कि क्योंकि मेंस में भी पढ़नी पड़ेगी, वहां पर याद होती नहीं इतनी जल्दी फिर। इसलिए अपन शुरुआत से ही इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री को बराबर लेके चलेंगे, दोनों को ही इंपॉर्टेंस अपन ने देनी है। भले ही ये प्री के अंदर उतना ज्यादा वैल्यूबल ना दिख रहा हो, लेकिन मेंस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला एक सब्जेक्ट है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी को भी 2 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से? एक है आपके इंडियन इकोनॉमी और एक है आपके राजस्थान इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी आपकी पढ़ाई का एक तरीके से बेसिक है, जैसे पॉलिटी था सेम वही कहानी है। कॉन्सेप्ट के लेवल पर आप चीजें कहां सीखते हैं? इंडियन पॉलिटी में। और रटने वाली जो चीजें हैं वो ज्यादातर कहां पर है? स्टेट पॉलिटी के अंदर। वही सेम कहानी यहां पर अप्लाई होती है। इंडियन इकोनॉमी में आप चीजें सीखने वाली जो है वो सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं इंडियन इकोनॉमी में। और वो सारी चीजें फिर रटने के लेवल पर, फैक्ट्स रटने के लेवल पर वो राजस्थान इकोनॉमी के अंदर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में इसमें से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं आजकल, लगभग 15 क्वेश्चन, और इसमें से आते हैं लगभग कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। लेकिन फिर से वही बात, यहां पर भी आपको ये भूल नहीं करनी है कि काम करते हैं इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा कम पढ़ लें क्या, वहां से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 10, और राजस्थान इकोनॉमी से कितने आ रहे हैं? 15। तो ये भूल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि फिर वही बात, मेंस के अंदर यदि अपन देखें इस बार का जो पेपर हुआ उसमें ज्यादा वेटेज किसका था? इंडियन इकोनॉमी का था। ज्यादा वेटेज किसका था? इंडियन इकोनॉमी का था। इसलिए ये भूल हमें नहीं करनी। उसके बाद चलते हैं अगले सब्जेक्ट पर। अगला सब्जेक्ट है आपके साइंस। देखो कुल मिला के मेरा सार यही रहेगा लास्ट में कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, हम जो जो पढ़ाएंगे सब पढ़ना है, क्योंकि मेंस के अंदर एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है। प्री में तो फिर भी मैं आपको 2-4 सब्जेक्ट ऐसे बता दूंगा कि भले नहीं भी पढ़ के जाओ तो चलेगा काम, लेकिन मेंस के अंदर एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है। मेंस के अंदर यदि किसी के 400 नंबर है, या फिर मान लो इस बार की कट ऑफ के हिसाब से किसी के 300 नंबर है और किसी दूसरे के 310 नंबर है, 10 नंबर बहुत ज्यादा का गैप आ जाएगा। 10 नंबर में तो कम से कम 150-200 रैंक पीछे चले जाओगे। इसलिए मेंस के अंदर एक एक नंबर का हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे अगला सब्जेक्ट है कौन सा? साइंस। साइंस के अंदर इसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है आपके बायोलॉजी, और एक जिसको अपन जानते हैं साइंस एंड टेक के नाम से, तकनीक जो है उसके अंदर वो पढ़ते हैं अपन। अब ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना,
इसको भले ही प्री के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दोनों के मिला के मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात मेंस के अंदर, इसलिए इन सब चीजों को अपन शुरुआत में ही इस हिसाब से लेके चलेंगे कि मेंस भी हमें क्लियर करना है, सिर्फ प्री क्लियर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्री तो पिछली बार 20,000 लोगों ने पास किया है, आपको ये तो पता होगा ना तो कितने क्या फॉर्म भरे जाते हैं, कितने नहीं भरे जाते हैं। देखो लगभग 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इसमें से आप ये मान लो कि ज्यादा से ज्यादा ठीक ठाक सीरियस लोग 1 लाख होते हैं, बाकी 4 लाख लोग तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि चलो देख लेते हैं कि एग्जाम कैसा आता है। दूसरे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं कि भर के तो देखें, और नहीं तो हमारे जैसे कि इस बहाने चलो जयपुर ही घूम के आ जाएंगे, सेंटर आ जाएगा। तो कई होते हैं फॉर्म इसलिए भरते हैं कि चलो वो शहर घूम के आ जाएंगे। हमने तो ऐसे फॉर्म भर भर के कई शहर घूमे हुए हैं, क्योंकि घर वाले ऐसे जाने देते नहीं थे, चलो भर देते हैं, कहीं सेंटर दूर का भरेंगे ताकि वहां पर आए, चंडीगढ़ वगैरह इसी तरीके से घूमे हुए हैं। तो 1 लाख लोगों ने सीरियस लोग हैं, उसमें से 20,000 लोगों का प्री पास करवाया जाता है। इस बार जैसे 20,000 लोगों का प्री पास हुआ, हालांकि ये नंबर डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। नॉर्मली जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 से 20 गुना लोगों को प्री पास करवाते हैं। इस बार की जो वैकेंसी चल रही है आपको पता होगा ना कितने लोगों की है, 1100 लोगों की है, 1096 लगभग 1100 मान लो, इसलिए लगभग 20,000 लोगों को जो यहाँ पर प्री पास करवाया। और उसके बाद में लगभग 2,000 या 2,500 के आसपास लोगों का होगा इंटरव्यू कॉल। 2,000 से 2,500 के आसपास लोगों को क्या होगा, इंटरव्यू कॉल, और उसके बाद में एक रैंक लिस्ट बनेगी। तो यानी कि मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ इस 20,000 में से ही नहीं आना। ये 20,000 में आना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप कुछ बेसिक गलतियां नहीं करोगे तो इस 20,000 में बहुत आसानी से आ जाओगे, बहुत आसानी से। मतलब मैं आपको इस बात का चैलेंज दे रहा हूं कि यहां पर जितने स्टूडेंट हैं उसमें से 80% लोगों का प्री पास होगा। बस एक ही शर्त है, जितनी क्लासेस हो वो सारे लगा लेना, जितने टेस्ट हो वो सारे लगा लेना। कम से कम 80% लोगों का प्री पास होगा। प्री पास करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। हाँ, आजकल थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर हो गया है, पर इतना भी बड़ा कोई खेल नहीं है। हमें मेन काम किसके ऊपर करना है, मेंस पर, ताकि हम कहां पहुंच पाए, इंटरव्यू में पहुंच पाए और फाइनल सिलेक्शन जो वो ले पाए। इसलिए अपना शुरुआत से ही इस बात पर ध्यान रहेगा कि जब फाउंडेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन का मतलब भी जब हम कह रहे हैं कि प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों चीजों को एक साथ लेके चला जा सके। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये प्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके साइंस एंड टेक। इन पूरे पोर्शन का मिला के लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन जो होते हैं। अब कौन सा सब्जेक्ट बच गया, इकोनॉमी हो गया, आपकी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अगला सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। वही ज्योग्राफी के अंदर सेगमेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, इंडियन ज्योग्राफी होती है और राजस्थान ज्योग्राफी होती है। प्रश्नों की संख्या लगभग वही है, इन दोनों के मिला के 15 के आसपास और इसके अकेले के 15 के आसपास। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के अंदर होता है। और कोई बच गया क्या, बड़े बड़े सब्जेक्ट सारे हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं दो ऐसे सब्जेक्ट की जो सिर्फ और सिर्फ प्री में है, मेंस के सिलेबस में है ही नहीं, वो सिर्फ अपने को प्री के लिए ही पढ़ने हैं, और वो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग। 2018 से पहले ये मेंस में भी हुआ करते थे, लेकिन अब जो ये मेंस के अंदर नहीं है, सिर्फ प्री में। कितने लोगों का सब्जेक्ट रहा है मैथ वगैरह, 10वीं 12वीं तक तो पढ़ा होगा। मैथ पढ़ा है कब तक, 12th तक पढ़ा है आपने, सेकेंड ईयर 10th तक। अच्छा, उसके बाद 11th में कौन से सब्जेक्ट ले लिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई ज्यादा परेशानी थोड़ी। कितने लोगों को लगता है मुझे मैथ से परेशानी है, मैथ नहीं आती, बस मैथ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, कैसे थोड़ी बहुत आती है। तो इसकी क्लासेस फिर थोड़ा शुरुआत में लगा दें क्या, मैथ की, क्या करें, लगा दीजिए थोड़ी बहुत दिनों में, मतलब कुछ दिनों बाद में मैथ की क्लासेस जल्दी लगा देते हैं। क्योंकि देखो मैथ प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यदि आप बाकी सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कर लेते हो तो शायद आप मैथ ना भी पढ़ो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि
150 क्वेश्चन है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप मैथ नहीं पढ़ के जा रहे हो, 10 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, तो कितने के हिसाब से आपका पेपर हो रहा है? 140 के साथ। बाकी जनता 150 के हिसाब से पेपर दे रही है और आप कितने के हिसाब से पेपर दे रहे हो? 140। तो हो सके तो मैथ पढ़ लेना चाहिए, उससे डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैथ आ ही नहीं सकती, है ना, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्री पास करना बहुत आसान हो जाता है। यदि आपको मैथ्स रीजनिंग आती है तो प्री पास करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के भी कितने आते हैं? 10। तो इन दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन हुए? 20। और ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री कितनी भी पढ़ लेना, 15 क्वेश्चन आए तो मुश्किल से 10-11 सही होंगे, सारे थोड़ी ना आते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से कि 20 में से 20 भी सही किए जा सकते हैं और 17-18 तो बहुत सारे लोग सही करते हैं। 20 में से कितने सही कर देते हैं? 17-18 तो बहुत सारे लोग जो सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्री का सिलेबस था, क्या क्या अपना सिलेबस है। अब यदि अपन थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करें, कट ऑफ का यदि अपन देखें तो 2018 के अंदर या 16 से बात कर लेते हैं। 2016 में प्री हुआ था, उस समय में कट ऑफ थी 68 मार्क्स। कितनी थी? 68 मार्क्स। 2018 के अंदर प्री हुआ, उसमें कट ऑफ थी आपके 76 मार्क्स। कितनी थी? 76। 2021 के अंदर प्री हुआ, उसकी कट ऑफ बढ़ के चली गई 84। 2023 के अंदर प्री हुआ, उसकी कट ऑफ बढ़ के चली गई 100। इस हिसाब से क्या लगता है 2025 के अंदर एग्जाम होगा तो उसकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए? ग्राफ देखो कैसे बढ़ रहा है, 68, 76, 84, 100। ऐसा लग रहा है कि इसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है? 120। लेकिन हुआ इसका उल्टा, 2025 के अंदर कट ऑफ गई है 71 मार्क्स। कितनी गई है? 71। यानी कि अभी तक आरएस की जो एग्जाम की हिस्ट्री है उसमें हाईएस्ट कट ऑफ कितनी रही है? 100 नंबर, 50%। और लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसमें कट ऑफ कितनी थी? 71 मार्क्स, यानी कि 35-36%। जो अपन स्कूल कॉलेज के अंदर पासिंग मार्क्स होते हैं उतनी। क्वेश्चन के टर्म्स में बात करें तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। 150 क्वेश्चंस हैं। यदि मान लेते हैं कि कट ऑफ 100 नंबर है तो आपको 75 क्वेश्चन सही करने हैं। 150 में से कितने सही करने? 75 क्वेश्चन सही करने, आधे क्वेश्चन सही करने हैं। और मान लेते हैं कि कट ऑफ 71 मार्क्स है तो आपको क्वेश्चन सही करने होंगे लगभग 55। लगभग कितने करने होंगे? 55। क्या 150 में से 55 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? जिसमें से मैथ रीजनिंग किसी को आती है तो 20 क्वेश्चन तो सीधे सीधे वही हो गए, तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा चीजें बच्चे नहीं जाती हैं। तो इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है। हालांकि इस बार का जो प्री था वो थोड़ा सा टफ आया था। अपन एक बार इसको ना मानकर अपन सोचो केवल इसके हिसाब से कि एक सामान्य पेपर आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, तो कट ऑफ 100 मार्क्स जा रही है, अपन इसमें तैयारी करेंगे 120 की। अपने कम से कम कितने आने चाहिए प्री के अंदर? 120 मार्क्स आने चाहिए। ये पूरी बात का सार ये है कि जब मैं यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपके क्लास में लिए जाएंगे, जैसे नेक्स्ट वीक से अब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लास में लेने अपन शुरू कर देंगे, उसमें आपके कम से कम कितने नंबर मान के चलने हैं? कितने नंबर आने चाहिए? 120 नंबर जो है 200 में से। यहां पर भी 200 नंबर का पेपर होगा, तो 200 में से आपको जो क्लास में टेस्ट हुआ करेंगे उसमें आप अपना अच्छा स्कोर कब मानोगे? जब कितने नंबर आए हो? 120। ले आओगे 120? पढ़ तो लो एक बार, उसके बाद लेके आएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा प्री का चिट्ठा। कहानी क्लियर है क्या? अब थोड़ी सी मेंस के ऊपर बात करेंगे कि मेंस का क्या कुछ सिलेबस है ना, क्योंकि स्कोरिंग तो क्या है अपना? मेंस ही स्कोरिंग है, वहीं से जो सारी चीजें तय होनी है। तो ये सारी बात हमने की प्री के बारे में। पहला दिन है, ज्यादा आपके ऊपर लोड नहीं डालेंगे। शुरुआत के 2-3 दिन ऐसे धीरे धीरे ही चलेंगे, जिसमें कि पहले आपको इस पूरी तैयारी के ओवरव्यू जो है उससे परिचित करवा दिया जाए, धीरे धीरे अपन पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मेंस की। मेंस कितने नंबर का है भाई? 800 नंबर का। और फाइनल एक्चुअल में जो सिलेक्शन है वो कौन डिसाइड करता है? मेंस ही करता है।
इसमें जितने ज्यादा नंबर आएंगे आप उतने ही ज्यादा नजदीक होते जा रहे हो रैंक लाने के। सिर्फ मेंस क्लियर ही करना है, सिर्फ 2000 उन लोगों में आना है जो कि क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस बार जो कट ऑफ थी वो थी 262 मार्क्स। कितनी थी? 262 मार्क्स। कितने में से? 800 में से। यानी कि नंबर के हिसाब से देखने पर ये कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं लगता कि सिर्फ 262 नंबर लेके आने। परसेंटेज में कितने हुए? किसकी मैथ्स अच्छी है कौन बताएगा? 25 और 15 लगभग 40% हो गए क्या? 40 तो कहां हो गए, 35 के आसपास, 35 के आसपास मान लो। लगभग 35% के आसपास नंबर लाने से क्या हो रहा है? मेंस क्लियर हो रहा है। लेकिन ये सही पिक्चर नहीं है। सही पिक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार स्कोरिंग टफ हुई थी, पेपर भी टफ था। तो जो 262 नंबर दिख रहा है वो एक्चुअल में आप यूं मान लो कि आपको तैयारी करनी है कितने नंबर की? 350 से 400 नंबर की, क्योंकि वो मार्किंग टफ थी। यदि थोड़ा सा भी इजी मार्किंग होती है तो 350 से 400 नंबर की आपको तैयारी करनी होती है, तभी आपकी अच्छी रैंक आती है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है? इससे ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि आपके क्लास में जब सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करेंगे, अच्छा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अंतर तो समझते होंगे। ऑब्जेक्टिव जहां पर कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं, सब्जेक्टिव जहां पर कि खुद से लिखना होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट जब आपकी क्लास के अंदर होंगे तो आपको 50% की कोशिश करनी है कि हमारे नंबर कितने आए? 50% प्लस नंबर आने चाहिए। ठीक है, क्लास में जब भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आपको क्या कोशिश करनी है कि हमारे कितने नंबर आने चाहिए? 50% प्लस नंबर आने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कितने की कोशिश करनी है? 60% प्लस। 120 नंबर बताया था ना, तो ऑब्जेक्टिव में कितने की कोशिश करनी है? 60% प्लस। और सब्जेक्टिव में कितने की करनी है? 50% प्लस भी हमें कोशिश करनी है। ठीक है, चलो अब बता दो मेंस के अंदर कितने पेपर होते हैं भाई? 4 पेपर होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, सभी पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। ठीक है, जो GS1 है इसके अंदर आगे 3 यूनिट होती है। पहली यूनिट हिस्ट्री। पहली यूनिट में क्या आता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर सारी हिस्ट्री आ जाएगी आपके, इंडियन हिस्ट्री भी आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर भी आएगा। ये सारी हिस्ट्री, ये सारी मिला के लगभग 70 नंबर की ये यूनिट रहती है, 65-70 नंबर की। ये है यूनिट नंबर ए। ठीक है, यूनिट नंबर ए। दूसरी जो यूनिट है यूनिट नंबर बी या फिर यूनिट नंबर सेकंड, वो है आपके इकोनॉमी। कौन सी है? इकोनॉमी। वही जो प्री में पढ़ के आए थे, लगभग वही सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, ये भी लगभग वही 70 नंबर के आसपास का। फिर उसके बाद में आती है आपके तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जिसको कि आरएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है छोटे सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छोटे सब्जेक्ट्स। वो छोटे सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक सब्जेक्ट है आपके सोशियोलॉजी। कौन सा है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, ये आपको इतने ज्यादा नाम दे कि इतने सारे सब्जेक्ट हो, ऐसा कुछ घबराना नहीं है। ये सोशियोलॉजी मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक दिन में लास्ट में जब रिवीजन कर रहे होंगे, एक दिन में रिवीजन होता है, और बिल्कुल लास्ट जो रिवीजन होगा चौथी 5वीं बार, वो तो 2-2 घंटे के अंदर आप रिवाइज करोगे। कहने को सब्जेक्ट है लेकिन छोटे छोटे सब्जेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये घबराना नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्या बिल्कुल छोटे छोटे। सोशियोलॉजी है। एक आपके सब्जेक्ट है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। किस नाम से जानते हैं भाई? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और एक आपके सब्जेक्ट है जिसको अपन जानते हैं मैनेजमेंट के नाम से। किस नाम से? मैनेजमेंट। छोटे छोटे सब्जेक्ट है, हालांकि मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे। तो ये है आपका GS1। GS1 जिसमें कि हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें इकोनॉमी पढ़ते हैं, और आपके सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आपके GS2। GS2 में जो सब्जेक्ट है वो है आपके एथिक्स,
एथिक्स छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये 65 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 65 नंबर का। दूसरा जो सब्जेक्ट है इसके अंदर वो है आपके ज्योग्राफी, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपके साइंस। तो GS2 में ये 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? एथिक्स, ज्योग्राफी और साइंस। फिर आता है GS3। GS3 में आपके जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी और IR। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा वही 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट है यहां पर, बिहेवियर, स्पोर्ट्स नहीं होगा, और है एक लॉ। ठीक है। और चौथा जो आपके पेपर आता है वो है हिंदी और इंग्लिश का। किसका है? हिंदी और इंग्लिश। अच्छा ये तो बता दो भाई, आपके यहां पर कितने स्टूडेंट हिंदी मीडियम से, कितने इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम वाले कितने? ओहो, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। इंग्लिश मीडियम वाले कितने? इंग्लिश मीडियम वाले हैं 7-8। ठीक है। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले का परसेंटेज थोड़ा कम है। कम है इंग्लिश मीडियम का परसेंटेज, हिंदी मीडियम का परसेंटेज ज्यादा है। तो भाई जितनी बातें मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो लिख क्यों नहीं रहे हो? कोई से भी नहीं लिख रहा, कुछ कुछ लोग ही लिख रहे हैं बस। क्या सब्जेक्ट है इसका पता है? ओवरव्यू ऑलरेडी पता है। अच्छा, आप तो पहले से तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो ये है आपके हिंदी और इंग्लिश। हिंदी कितने नंबर की आती है? 120। और इंग्लिश कितने नंबर की आती है? इंग्लिश आती है आपके 80 नंबर की। ठीक है। तो हिंदी 120 नंबर की, और इंग्लिश जो इंग्लिश जो आपके 80 नंबर की। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश रहती है थोड़ी सी कमजोर। तो पहले दिन से ही कह रहा हूं, आज पहला दिन है, इंग्लिश जो है हिंदी मीडियम वालों को अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। क्या पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? तो इंग्लिश के अंदर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। अरे ये कैसे चेंज हो गया भाई? इंग्लिश के अंदर जो है आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हो, वो भी इंग्लिश का। थोड़ा बहुत क्या पढ़ना शुरू कर दो? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कौन सा पढ़ो? एक न्यूज़पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस। कौन सा न्यूज़पेपर आता है? इंडियन एक्सप्रेस। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक काम ये कर लो बस, दिन में लगभग 1 से 1.5 घंटे न्यूज़पेपर को दे दो, तो आपके 2 काम हो जाएंगे। एक, आपका करंट अफेयर सुधर जाएगा, दूसरा आपका इंग्लिश जो वो सुधर जाएगी। करना क्या है? देखो बहुत सिंपल सा काम करना है। इंडियन एक्सप्रेस मंगवाना शुरू कर दो। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें एक एडिटोरियल करके पेज आता है। कौन सा पेज आता है? एडिटोरियल करके पेज आता है। वो आपको मेरे हिसाब से रोज पढ़ना चाहिए। शुरुआत में आपको उसमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा, केवल ये मानते हुए कि हम केवल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, केवल उस हिसाब से इंग्लिश जो वो पढ़ लिया करो। तो पहले एक बार एडिटोरियल पेज पढ़ लिया, और उसके बाद में इसके यूट्यूब पर बहुत सारे डिस्कशन वीडियो होते हैं जो कि एडिटोरियल को समझाते हैं किस एडिटोरियल में लिखा क्या हुआ है। क्योंकि यदि हमें ऐसी कुछ चीज दे दी जाए जिसका कोई हमें अता पता नहीं है, तो कभी पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। मैं आपको एक ऐसा पेज दे दूं जिसमें कि चाइनीज भाषा के अंदर लिखा हो, तो आपका मन करेगा क्या उसको पढ़ने का? यहां तक आते आते बिल्कुल ही बोर हो जाओगे, पढ़ना ही छोड़ दोगे। इसलिए पढ़ने का मन उसी चीज में करता है जो चीज हमें समझ में आ रही है। वो जो एडिटोरियल है, मैं आपको कह तो रहा हूं कि एडिटोरियल पढ़ा करो, एडिटोरियल में समझ में कुछ आ नहीं रहा। 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ा जाएगा। इसके लिए तरीका क्या है? बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इसका डिस्कशन करवाते हैं। यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन, तो आपको मिल जाएगा। तो पहले वो एडिटोरियल डिस्कशन देख लिया। डिस्कशन देखने से आपको एक मोटा मोटी थीम बन गई कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में बातचीत की गई है। उसके बाद में उसको जो वो पढ़ लिया। आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आप करंट अफेयर अपडेटेड रहोगे, करंट अफेयर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और दूसरा जो है वो आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। ये काम पहले दिन से कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, शुरुआत कर दोगे। भले ही इंग्लिश वाला कोई भी न्यूज़पेपर कहीं पर भी आपको मिल जाए, लाइब्रेरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं घर पे ही मंगवाना जरूरी है, लाइब्रेरी में मिल जाए, लाइब्रेरी में, या फिर हम यहाँ पर लाइब्रेरी है नीचे,
वहां पर अपने रखा रहता है न्यूज़पेपर, तो वहां से उठा के पढ़ लो, क्लास में आगे 15 मिनट पहले 15 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ लिया। ऐसे कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपने नीचे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें से इंडियन एक्सप्रेस उठा के ले आए और आके यहाँ पर पढ़ने लग गए। तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की जो आदत डाल लो, एडिटोरियल उसको पढ़ने की आदत जो वो डाल लो। खास तौर पर हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बहुत डरते हैं इंग्लिश से। वो पहले सबसे पहले शुरुआत में ये कहते हैं कोई हिंदी का न्यूज़पेपर बता दो। तो हिंदी के न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, जो कि बहुत अच्छे हैं, समोसे का पूरा तेल सोख लेते हैं। मतलब कि न्यूज इतनी कोई काम की नहीं है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अब बस पेपर का वो जो है क्वालिटी ठीक है बस, बाकी और कुछ फायदा आपके एग्जाम के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर अपने आसपास में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहने के लिए ठीक है, इंफॉर्मेशन वाइज ठीक है, लेकिन सीधे सीधे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं करेगा। यदि कोई दैनिक भास्कर या फिर पत्रिका भी पढ़ता है तो वो भी अच्छा है, ना पढ़ने से तो अच्छा ही है, कुछ तो पढ़े, अवेयर तो हो आसपास में क्या चल रहा है। दैनिक जागरण ठीक है, वो भी अच्छा है, उसका एडिटोरियल ठीक आता है। तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो देख लो गलती करोगे। और न्यूज़पेपर को कोई लोड लेके नहीं पढ़ना है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, जाके टीचर से पूछ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फोटो देख लो उसको। फोटोज तो देख ही लेते हैं अपन, कहीं पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही फोटो के लिए थे, कोई और नहीं तो चलो फोटो ही देख लेंगे थोड़ी बहुत क्या चल रहा है, तो अपने फोटो देख लो भले, पर शुरुआत करो, है ना। पूरी तरीके से उससे किनारा नहीं काट लेना कि नहीं न्यूज़पेपर तो करंट तो सर ही कराएंगे अब, है ना। तो हम लास्ट में करवा देंगे, लेकिन है आप थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ना शुरू करो। तो ये अपन पूरी बात कर रहे थे मेंस के सिलेबस के बारे में कि ये मेंस का सिलेबस है। अब आपके जो आज क्लासेस शुरू हो रही हैं वो शुरू हो रही हैं इंडियन पॉलिटी की, एक शुरू हो रही है आपके एथिक्स की, और एक शुरू हो रही है आपके इंडियन इकोनॉमी की। तीन बड़े सब्जेक्ट एक तरीके से शुरू हो रहे हैं आज की क्लास के अंदर। कितने क्या टाइम चलेंगे लगभग मोटा मोटी वो मैं बता देता हूं। पॉलिटी जो है वो लगभग अपनी 60 से 70 क्लासेस चलेंगी, 60 से 70 क्लासेस, 2-2 घंटे की क्लास होगी, हर एक सब्जेक्ट की 2-2 घंटे की क्लास होगी। 60 से 70 क्लासेस अपने को लगेंगी पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म करने में। और जब आप 60-70 क्लासेस के बाद में ये जो अपन ने लिखा था कि इंडियन पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल दोनों के मिला के 25, इसके लगभग 15, इसके लगभग 10, ये 15 के 15 क्वेश्चन सही कर पाओगे, या फिर मैं कम से कम आपको 13 की तो गारंटी देता हूं। सारे के सारे आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, जो RS PYQ UPSC PYQ में जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहां पर आपको करवाए जाएंगे। यदि आप गलत करके आओगे तो ये नोटिस कर लेना कि नोट्स में ही लिखा हुआ था, सिली मिस्टेक करके आए हो, याद नहीं था इसलिए कोई गड़बड़ हो गई होगी, अदरवाइज मिलेगा सारा का सारा नोट्स में से। 60-70 क्लासेस के बाद में आपके इंडियन पॉलिटी वाला जो काम है वो क्या हो जाएगा, यहां पर पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ मेंस में कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, मेंस के अंदर अपन ने लिखा था GS 3 के अंदर क्या आता है, आपके पॉलिटी आता है, तो ये यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 60-70 क्लासेस जो अपन को इसके अंदर लगेंगी, पॉलिटी अपन कर लेंगे कंप्लीट। जिस किसी ने पॉलिटी आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई, उसको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या अंतर है, उसको भी पॉलिटी समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी अपनी है। कैसे लोग जिनको थोड़ा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में भी थोड़ा थोड़ा डाउट है, आलिया भट्ट की तरह। आलिया भट्ट वाला पता होगा ना आपको, आलिया भट्ट से एक बार पूछ लिया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, उसने कहा पृथ्वीराज चौहान। एक्चुअल में उनसे 2-3 गलतियां हो गई एक साथ। उस समय में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था पृथ्वीराज चव्हाण। क्या नाम था, पृथ्वीराज चव्हाण। तो वो उनका नाम लेना चाह रही थी, 2 गलतियां की, एक तो पृथ्वीराज चव्हाण को उन्होंने कर दिया पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी गलती ये की पूछा तो था राष्ट्रपति और वो क्या बता रही थी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। इसलिए लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि आलिया भट्ट को भारत के राष्ट्रपति का नाम लगता है क्या, पृथ्वीराज चौहान, 11वीं शताब्दी वाले, तराइन के युद्ध के बाद सीधे वापिस आ गए,
तो यदि किसी को बिल्कुल पीएम सीएम का भी नहीं पता, वो भी 2.5 महीने बाद में पॉलिटी में एकदम कॉन्फिडेंट जब वो होगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट अपन क्या शुरू कर रहे हैं, एथिक्स। एथिक्स आपके लगभग 40-45 के आसपास क्लासेस होंगी, यानी कि ये उससे पहले खत्म हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें भी लगभग वही 60-70 क्लासेस जो आपके लगेंगी। तो यानी कि अभी चल रहा है आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड सितंबर तक अपन ये 3 सब्जेक्ट जो वो खत्म कर चुके होंगे। एथिक्स की जगह तो एक और भी कर चुके होंगे, तो ये 3 बड़े सब्जेक्ट अपन खत्म कर चुके होंगे। तब तक आपके पॉलिटी के ये 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी के एक बड़ा सेगमेंट ये कंप्लीट हो चुका होगा, और एक बड़ा सब्जेक्ट शुरू खत्म हो चुका होगा, कौन सा, एथिक्स। अपनी कोशिश ये है कि जब तक नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन का किसी को नहीं पता कब आएगा, लेकिन ना जाने क्यों हमें ऐसे ही ऐसे आइडिया लग रहा है, क्या पता नवंबर के पास नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जुलाई अपने पास पूरा पड़ा है, अगस्त पड़ा है, सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पड़ा है, नवंबर पड़ा है। अपनी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 30 से 40% सिलेबस प्री प्लस मेंस के हिसाब से अपन तैयार करके रख लें तब तक, है ना। उसके बाद में जैसे नोटिफिकेशन आ गया तो सिर्फ प्री वाले सब्जेक्ट पर आ जाएंगे अपन, फिर ज्यादा काम अपना बचेगा नहीं, और फिर प्री होने के बाद में मेंस वाली जो चीजें हैं वो अपन कर लेंगे। किसी को ये लग रहा हो सकता है कि नहीं भाई, हम तो ये वाला एग्जाम ही दिया, आ गया तो हमें तो देना ही नहीं है, हमें क्यों इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाओगे, हमें क्यों आप 12 से 14 महीने में कोर्स खत्म करवाना चाहते हो, हमें भी 2 साल तक चलाओ, 2.5 साल हमारा चलाओ कोर्स। वही देखो, पहली बात तो ये कि आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, हमारी तरफ से आपकी हेल्प खत्म नहीं हो जाएगी। आपके लिए ये कोर्स ऑनलाइन हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा, यानी कि आपको जब मर्जी हो, जब एग्जाम देना हो, इसे वापस देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके जो अपडेट्स हैं वो भी आपको समय समय पर हम जो देते रहेंगे। इसलिए कोई ये गलती ना करे कि मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं तो आराम आराम से कोर्स खत्म करूंगा। कल भी मैंने आपको समझाया था कि जिसके पास में टाइम ज्यादा है, जिसको 2 साल बाद एग्जाम देना है, 2.5 साल बाद एग्जाम देना है, वो ये गलती भूल के भी मत करना कि आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि 2 साल 2.5 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। जब हम जयपुर आए थे, हम 3 दोस्त एक साथ तैयारी करने आए, उसमें से एक दोस्त ऐसा था जिसने डॉक्यूमेंट में अपनी एज जो कम लिखवा रखी थी, और तैयारी करने जब आए उसके 4 साल बाद पहला प्री देना था उसको, 4 साल बाद। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे और पहला प्री देना 4 साल बाद। तो वो बड़ा ऐसे चिंता में था, हो मुझे तो 4 साल बाद देना, मैं तो आराम से पढ़ूंगा। और वो इतने आराम से पढ़ा कि कभी प्री पास नहीं हुआ। कहने का मतलब, हमें ये गलती नहीं करनी है कि अपन आराम से पढ़ेंगे। जब तैयारी में आ गए हो तो पहले दिन से इसी तरीके से पढ़ो जैसे कोई 1 साल बाद में आपका एग्जाम ही हो। जब तैयारी में आ गए हो, कोचिंग में जब आते हो, ये कभी मत सोचना कि मैं तो इस क्लास का सबसे छोटा सदस्य हूं, छोटा यानी कि एज के अंदर सबसे छोटा हूं, ये मेरे बड़े भाई बहन है, इनको तो इस बार एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, मैं तो आराम आराम से पढ़ूंगा, मेरी क्लास में रैंक नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा गलती मत करना। साथ के साथ सभी, जब यहां पर शुरुआत एक साथ हो रही है तो सभी एक जैसे ही हैं, इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि हर एक किसी को समझ में आए। इसलिए सारे के सारे एक जैसे ही हैं। कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे तो एग्जाम बाद में देना है, मैं तो आराम से पढ़ूंगा, मेरी रैंक नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सभी को यहीं से रैंक का जो कंपटीशन है वो यहीं से शुरू हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो माइंडसेट आप लोगों को जो बिठा लेना है, जो मैं कल आपको बात कर रहा था कि इस एग्जाम के अंदर कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, और वो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है माइंडसेट। माइंडसेट जो है वो ये है, बहुत सारे लोगों का पहले तो देखेंगे 1-2 एग्जाम तो कोर्स में निकल जाते हैं, कोचिंग में निकल जाते हैं, या फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे उसमें निकल जाते हैं। आप लोगों को क्या टारगेट होना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए,
जो भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, इस बार वाला हो तो इस बार वाला, या फिर अगला होगा तो फिर अगला, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें। होगा अब जो होगा भगवान जाने, जो भी होगा, लेकिन अपनी माइंडसेट, अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। इस प्रकार का हुआ दिमाग के अंदर नहीं रखना कि पहले अटेम्प्ट में कोई होता है क्या। सबसे बढ़िया अटेम्प्ट ही पहला अटेम्प्ट है। सबसे बड़ा जो अच्छा जो चांस है वो है ही पहला अटेम्प्ट। यदि आपने सही समय पर तैयारी शुरू कर दी है, यदि आपने तैयारी शुरू की उसके 2 महीने बाद ही प्री आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन यदि आपने सही समय पर तैयारी शुरू की है तो पहला अटेम्प्ट ही सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है। उसमें जितनी ऊर्जा होती है, उसमें जितना नयापन होता है, वो आगे के अटेम्प्ट्स में नहीं होता। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी। मैंने जो आरएस का एग्जाम दिया वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी का दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, पहले तीनों अटेम्प्ट के अंदर इंटरव्यू दिया, आगे के अटेम्प्ट में इंटरव्यू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले के अटेम्प्ट में एनर्जी होती है ज्यादा, अच्छे से पढ़ते हैं, सारी चीज अच्छे से करते हैं। बाद में एक ही एक चीज को बार बार पढ़ना, एक ही एक चीज को बार बार पढ़ना, ये सबसे ज्यादा थकाऊ काम है, सबसे ज्यादा थका देने वाला काम है। नया पढ़ना किसी को भी बुरा नहीं लगता। आज की क्लास आपको अभी जो मैं बोल रहा हूं वो किसी को भी बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं कहूं कि इसी क्लास को दोबारा देखना आपको तो बुरा लगता है। बुरा मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, मैं कहूं कि इसी क्लास को तीसरी बार एक बार और देखना है, फिर मैं कहूं इसी क्लास को एक बार और देखना है, चौथी बार भी देखना है, तो आपको बहुत थका देने वाला लगता है। यार ऐसे थोड़ी होता है, एक ही चीज को थोड़ी पढ़ा जाता है, आपको माइंड नई नई चीजें मांगता है। तो यदि आप चाहते हो कि एक ही बार में करें, बार बार ये परेशानी ना आए, तो पहली अटेम्प्ट में ही अपनी पूरी ऊर्जा जो वो लगा दें। अपना माइंड सेट यही रखें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए कि भी सेकंड में देखेंगे, थर्ड में देखेंगे, पहले में तो प्री पास हो गया बहुत है, नहीं, पहले अटेम्प्ट में ही करना है। और डुएबल है। 1 साल इस एग्जाम के लिए ठीक ठाक है, 1.5 साल इस एग्जाम के लिए बहुत है, इससे ज्यादा इस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। 1 साल ठीक ठाक है, 1.5 साल बहुत है, उसके बीच का जो भी टाइम है सफिशिएंट है वो। अब मिनिमम देखो 1 साल चाहिए। अपनी चाहेंगे 6 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाए, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसे नहीं होता है। कम से कम 1 साल और 1.5 साल जो एकदम सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्लियर करने के। तो सबसे पहला तो इस माइंडसेट के साथ हमें तैयारी करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या करेंगे, सिलेक्शन लेना है। दूसरा जो माइंडसेट के लेवल पर मैं आपको चीज बताऊं वो है विल पावर। वो क्या है? विल पावर। अपने विल पावर को, भाई बोर तो नहीं हो रहे ना, पक्का पानी वानी पी लो, किसी को ऐसे सुबह 7 बजे आज उठा दिया हो, अभी तक आदत नहीं रही हो। कितने लोग कई दिनों बाद सुबह 7 बजे उठे? मैं भी हाथ ऊपर कर लेता हूं बस 2-4 लोग हैं मेरे जैसे। मेरे आजकल पिछले कुछ दिनों से, काफी लंबे समय से कम 3-4 महीनों से आदत हो रखी है 9 बजे उठने की, 8 बजे उठने की। रात को लेट सोते हैं 2-3 बजे और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। आज कई दिनों बाद 7 बजे, सुबह 6 बजे उठना पड़ा। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे कई और भी होंगे बेचारे जिनको सुबह 6 बजे कई दिनों बाद उठना पड़ा होगा। तो चलो बात करते हैं अपन किसकी, विल पावर की। इस एग्जाम के अंदर पहले दिन, ये मैं आपको चीजें बता रहा हूं शुरुआत में ही, एक बार ऑनलाइन वालों के कमेंट देख लेते हैं। पॉलिटी बैच में उन क्लासेस को एक्सेस अरे दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। एक बार ये बैच में भी दिखा दो, कोर्स में। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन किस चीज की, विल पावर की। कि इस एग्जाम के अंदर आपको पहले दिन से ही अपना जो संकल्प है ना, अपनी जो विल पावर है उसको मजबूत रखना होगा। आप सब लोगों को पता है कि घर जाके कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आज 7 से 1 क्लास लोगे, उसके बाद घर जाके कितने घंटे पढ़ोगे? क्या आज तो जाके सिर्फ आज वाला रिवाइज कर लेंगे, इतना ही काफी है? कितने घंटे पढ़ना चाहिए घर जाके इस पूरी तैयारी के अंदर? देखो आप लोग भी साथ के साथ बोलना शुरू करो। कौन आप में से बोलना चाहेगा? अब क्या टारगेट के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना? जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, अपनी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको घर जाके रिवाइज करना।
पहली प्रायोरिटी अपनी क्या है, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसे घर जाकर रिवाइज करना। आज तो वैसे भी थोड़ा कम पढ़ाया जाएगा, तो आज आपके पास रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं होंगी। 2-4 दिन से के बाद आपके पास में रिवीजन करने के लिए खूब सारी चीजें होंगी, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि जो भी आज पढ़ाया जाए वो घर जाकर, जैसे मैं तो कम पढ़ा रहा हूं पर एथिक्स और इकोनॉमी में अच्छा खासा पढ़ाया जा सकता है। आज आपको सर आपको पढ़ा देंगे, सर आपको पता है स्पीड अच्छी खासी है, सोने में आपको देंगे नहीं ठीक है, कल देख ही लिया होगा आपने। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, घर जाके जो चीज पढ़ाई गई है उसको अच्छे से रिवाइज करना। दूसरा काम होगा, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए, जो भी आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह दिए जाए, वो सब जाके जो अटेम्प्ट करना। और तीसरा आपका जो काम रहा करेगा वो ये है कि हर संडे या हर मंडे जो टेस्ट हुआ करेंगे, तो अगले मंडे को जिसका टेस्ट है उसका रिवीजन करना। ये 3 काम आपके हुआ करेंगे कि अगले टेस्ट की तैयारी करना, आज जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करना, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं उसको पढ़ना। उसके साथ साथ एक जो मैंने आपको एक्स्ट्रा टास्क दे दिया वो क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना। एक जो एक्स्ट्रा टास्क दिया है वो आपका क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना। आज आपके पास पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ ना हो तो घर जाके क्या पढ़ लें, न्यूज़पेपर जो वो पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये है कि भाई आपको शुरुआत से ही अपना टाइम मेंटेन करके रखना है, विल पावर अच्छी रखनी है। आपका कई बार ऐसे मन होगा कि आज तो यार जयपुर में क्या शानदार बारिश हुई है, बाहर घूम के आते हैं, या फिर चिल करते हैं, आज पढ़ने की कहां आवश्यकता है। तो बस वहीं पर आपकी परीक्षा जो शुरू हो जाएगी। इस पूरी तैयारी के अंदर, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मशीन बन जाओ, एकदम दृढ़ हो जाओ और बाहर घूमने जाओ ही मत, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप अपने टारगेट्स पहले पूरे कर लो। टारगेट्स पूरे हो रखे हैं तब आपको घूमने में, इधर उधर जाने में भी मजा आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं, है ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट वोस्ट करते हैं, आपको लगता है कि कितने खुश चेहरे हैं, सोशल मीडिया पर कितनी खुशी से वो दिख रहे हैं। एक्चुअल में इतना खुश वो चेहरा होता नहीं है जितना उस फोटो में दिख रहा है, क्योंकि काम पूरा नहीं होता, घूम रहे हैं, घूमने में मन लगता नहीं है, उधर से कोई कॉल आ रहा है कि ये काम पूरा नहीं किया, ये काम पूरा नहीं किया, तो उसको आधी से ज्यादा चिंता तो किस चीज की हो रही होती है, काम की हो रही होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सोशल मीडिया पर हमें दिखता है वो पूरा सच नहीं है। इसलिए खुद को इस पूरी तैयारी में अपने दोस्तों से, उन दोस्तों से कंपेयर मत करना जो कि शायद आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो तो इस दौरान उनको तो कोई दबाव है नहीं कि भाई अगले संडे को टेस्ट है, मंडे को टेस्ट है, उसका पढ़ना है। वो तो बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे। आप उनकी फोटो सोशल मीडिया पर देख देख के सोचोगे अरे यार वो तो बढ़िया घूम रहे हैं, अपन यहाँ पर 10x10 के कमरे में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कंपैरिजन जो आपको शुरुआत से बता दूं कि इस प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना है। और हो सके तो थोड़े दिनों बाद जब एकदम अच्छे से एक्टिव हो जाओ पढ़ाई के अंदर, एकदम सीरियस हो जाओ, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो। बहुत बड़ा त्याग मांग लिया क्या, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो। इससे अच्छा तो सर आप जो कोई हार्ट मांग लेते, कोई ब्रेन मांग लेते, हमारा खून मांग लेते, वो दे देते। ये क्या मांग लिया, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दो। कर सकते हो सोशल मीडिया डीएक्टिवेट। चलो आज ही आपको ऐसे कोई हम शपथ नहीं दिलाएंगे, थोड़ा सा आप पढ़ाई के अंदर सीरियस हो जाओ, हम आपको सीरियस कर दें, है ना, 1-2 महीने रुक जाओ, उसके बाद में आपको ऐसे सारे शपथ दिलाएंगे, ऐसे सारे काम करवाएंगे, सोशल मीडिया साल भर के लिए आपका छुड़वाएंगे। छोड़ने के लिए तैयार हो? चलो ठीक है, तो चलो अब थोड़ा पढ़ ले। चलो भाई, तो आज अपन जो है शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी, इंडियन पॉलिटी। एक पीडीएफ लगा दो, उसमें सिलेबस वगैरह बता देते हैं। चलो छोड़ो, रहने दो, मैं पीडीएफ ऐसे बता देता हूं। तो इंडियन पॉलिटी की अपन शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन से। हितेश, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। पहले पेज पर आपके सिलेबस लिखा होना चाहिए कि भाई हाँ क्या क्या है सिलेबस, एक ओवरव्यू देख लो, बाकी सिलेबस जो आप देख के लिख लेना। सिलेबस लगा देना यहाँ पर ना, पहले मैं बता देता हूँ उसके बाद में लगा देना, एग्जैक्ट लिख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा देना। तो
इंडियन पॉलिटी के अंदर हम मूल रूप से क्या पढ़ते हैं? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। इंडियन पॉलिटी में मूल रूप से हम क्या पढ़ते हैं? भारत का संविधान पढ़ते हैं। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर हमारा देश चलता है, और इस पूरी पॉलिटी के अंदर सिलेबस वाइज हम पहले सबसे पहले बात करें हम सिलेबस की। सिलेबस को अच्छे से समझ लो। अभी तक हमने पूरे एक आरएस का एक ओवरव्यू लिया है, अब हम चलते हैं थोड़ा माइक्रो डिटेलिंग पर, जिसमें कि हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के सिलेबस की। जो भी टीचर आएंगे सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसका कारण है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये तो जान ले कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ना भी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पूरे टॉपिक के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या फिर स्टेट यानी कि राज्य क्या होता है, देश किस तरीके से चलता है, क्या क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ये जो संविधान की हम बात कर रहे हैं, ये संविधान बनाया किसने है? किसने बनाया संविधान को बता सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत बड़ी एक सभा थी जिनका नाम है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम ही क्या था? संविधान बनाना काम था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या थी, कैसे चुनी गई थी, यही वो लोग क्यों थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, हमें क्यों नहीं लिया इसके अंदर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या भूमिका थी, क्या संविधान में कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी है क्या, तो वो हम टॉपिक पढ़ेंगे किसके माध्यम से? संविधान सभा। उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना। कौन सा टॉपिक है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसके अंदर बताया जाता है कि पूरा ये जो संविधान है वो कैसे चलेगा, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है। जैसे मान लो कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आरएस की तैयारी करनी है, लेकिन आरएस की तैयारी करते समय में आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, वो जो चीजें हैं बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं वो किसमें लिखी होती है? प्रस्तावना में। उसके बाद भारत के संविधान को हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अंदर अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे अपन क्लास में नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाते समय में हम बांटते हैं कि ये हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इसी तरीके से भारत के संविधान को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 22 भागों के अंदर भारत के संविधान को बांटा गया है। तो वो हम सारे के सारे भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे जो पहला भाग है उसमें बताया जाता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि जो भारत है उसका कितना क्या एरिया होगा, कहां से कहां तक का एरिया जो भारत कहलाएगा। तो वो उसके अंदर अभी कुछ मत लिखो, मतलब सिलेबस लिखवाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको, पूरा सिलेबस लिखवा देंगे। तो संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो क्या है पूरा भारत का एरिया, कौन कौन सा उसके अंदर आता है। दूसरा, फिर उसके अंदर सिटीजनशिप, नागरिकता, कि कौन लोग हैं जो कि भारत के नागरिक होंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आप लोगों के अधिकार क्या है, जिसको अपन जानते हैं किस नाम से? फंडामेंटल राइट्स के नाम से। फिर हम पढ़ते हैं कि सरकार के क्या दायित्व होंगे, उसको अपन जानते हैं किस नाम से? डीपीएसपी। जो लोग बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आसपास की यदि आवाजें सुने कि चौथे भाग में क्या है, डीपीएसपी, एफआर, एफडी, ये क्या होता है, अरे अपने को तो कुछ ही नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। 2 महीने बाद में आपको सब चीजें आ रही होंगी, अच्छे से याद होंगी। कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। आप जो साइंस पढ़ के आए उससे तो कहीं ज्यादा आसान है। आर्ट्स के सब्जेक्ट जो साइंस वालों से तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तो ऐसे कोई पहली बार कोई नाम सुने डीपीएसपी और आसपास के 20 लोग, होता है जब मैं पहली बार तैयारी शुरू करने गया, हमसे जो सीनियर थे, मान लो कि थोड़ा पहले कोचिंग जिन्होंने शुरू कर दिया, वो जब आंसर करते थे ना कि इसके बाद क्या होगा, और वो आंसर कर देते थे, अपन को बैठे बैठे डर लगता था, यार इनको तो आ रहा है, अपन को आ ही नहीं रहा।
आप अपनी तुलना इस आधार पर नहीं करनी है कि उसने पहले आंसर कर दिया। अपनी तुलना दूसरों से सिर्फ इस आधार पर करनी है कि कल जो पढ़ाया था वो मुझे याद है कि नहीं है। बड़े भैया को जो दूसरी जो अपनी सिस्टर बैठी है उनको याद है कि नहीं है और मुझे याद है कि नहीं। अपनी तुलना इस आधार पर नहीं करनी है कि उसने पहले आंसर कर दिया। किस आधार पर करनी है तुलना दूसरे से? कल की, आगे की बात क्या होगी, आगे ये पढ़ाया जाएगा और उसको पहले से पता है ना, कोई महत्व नहीं रखता। अपनी तुलना दूसरों से किस आधार पर करनी है? कल जो पढ़ा दिया वो उसे याद है और मुझे याद है या फिर नहीं। हमारे बीच में कल के आधार पर क्या तुलना है, उससे कंपैरिजन करना है। आगे क्या पढ़ाया जाएगा उसको दो शब्द कोई आते हैं, उसके आधार पर ना तो इंप्रेस होना है ना चिंता करनी है। ना किसी प्रभाव में ना किसी अभाव में, जियो अपने स्वभाव में। ठीक है, किसी के कोई प्रभाव में नहीं ना कि यार इसको इतना कुछ आता है। तो इस तरीके से ये पूरा पॉलिटी का सिलेबस रहता है। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो सबसे पहले पेज पर आप एक काम करो, सिलेबस लिख लो, ताकि समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे कि भाई हाँ ये सिलेबस है। एक काम करेंगे, सबसे पहले सिलेबस लिख लेंगे। लगा दो बोर्ड पे, सिलेबस लगा दो। है क्या, फाइल है क्या? है? हाँ, नहीं ये मत लगाओ, ये मैं भेजता हूँ वो वाली जगह पे। किस कैसे करोगे, व्हाट्सएप करोगे, कैसे करोगे? व्हाट्सएप कर लो और वो स्क्रीन एक बार कैमरा बंद करता हूँ। एक बार कैमरा बंद करके व्हाट्सएप चला लो इसमें। एक बार लिखो, तब तक लिखो, सिलेबस लिखो। भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व, फिलोसॉफिकल एलिमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व, फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व। इसमें पहला पॉइंट लिख लो, संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CONSI लिख लोगे क्या स्पेलिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। फिर लिख लो प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रियम्बल। फिर लिख लो भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लिख लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। किसी को लिखने में यदि थोड़ी बहुत समस्या आ रही हो तो वो बोर्ड से देख सकते हैं। संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। उसके बाद लिखो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। फिर लिखोगे राज्य नीति के निर्देशक तत्व। राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर लिखेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। लिख लिया सबने? आगे लिखेंगे राष्ट्रपति, या फिर पहले हेडिंग लगाएंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। सिलेबस के अंदर ही अगली हेडिंग लगा लो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें पहला पॉइंट लिख लो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। पहला पॉइंट लिख लो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। स्पेलिंग वगैरह कोई नहीं समझ में आ रही तो बता देना, लिख देंगे अपन, है ना। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर लिखो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर लिखेंगे संसद, पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट। फिर लिखेंगे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। फिर लिखेंगे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। लिखने में कोई समस्या हो बोर्ड से देख के लिख लेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। फिर लिखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर लिखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में लिख लो कैग, CAG, कैग। बस क्या है आगे बात करेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे कैग, CAG, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। फिर लिख लेंगे नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। फिर लिखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर लिखेंगे लोकपाल, इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा, लोकपाल, लोकपाल। फिर लिखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर लिखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लिख लिया। आगे लिखेंगे संघवाद, फेडरलिज्म, संघवाद, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, संघवाद, संघवाद, फेडरलिज्म। फिर लिखेंगे भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। उसके बाद लिखेंगे गठबंधन सरकारें, कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट्स, गठबंधन सरकारें, कोएलिशन गवर्नमेंट।
गठबंधन सरकारें, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन। देख लिया सबने? तो ये पूरा सिलेबस था किसका? पॉलिटी का, प्रीलिम्स का। मेंस का भी लगभग लगभग यही है, बस इन्हीं सब चीजों को वो सब्जेक्टिव नेचर से पूछ लेंगे। कुछ एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी है, उसको अपन लिख लेंगे जब समय आएगा, ठीक समय आएगा अपन इसको लिख लेंगे। लेकिन जो प्रीलिम्स का सिलेबस जो इसके अंदर ये है, ठीक है। अब आप लोग नोट्स बना रहे थे तो मैं कुछ चीज नोटिस कर रहा था, तो उसके बारे में कुछ बातें अपन कर लेते हैं। पहली क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो कल से नई नोटबुक ले आएंगे, उसके अंदर जो लिखना शुरू करेंगे, है ना। कुछ लोग रफ कॉपी में लिख रहे हैं, कुछ लोग खाली पेजेस पर लिख रहे हैं। खाली पेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ लोग अपनाते हैं, तो यदि आपकी सारी चीजें से आप खाली पेज पे लिखते हो ना, सिंगल पेज पे लिख रहे हो, तो इसको संभाल के रखते हो फिर फाइल में लगा के, और फिर ये दो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, तब 2 पेज इधर हो गए, फिर चाय पीते पीते पढ़ते पढ़ते यहाँ पे रख दिए, फिर बीच के 2 पेज नहीं मिल रहे, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती? पक्का 100%। किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना आती हो तो ये वाला मेथड भले यूज कर लें, बाकी मेरे हिसाब से ये उतना अच्छा मेथड नहीं होता, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग हैं वो इधर उधर कर देते हैं पेज, है ना, वो 2-4 पेज इधर उधर हो जाते हैं। यदि आपसे नहीं होते हैं तो अच्छी चीज है कि भी आप कभी भी कोई पेज ऐड ऑन कर सकते हो। पर सामान्यतः ये इस तरीके का जो भी नोटबुक है वो ले आए। नोटबुक जो लाइनिंग वाली ना लेके आए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब ले आए हैं तो ऐसा कोई कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि भाई कौन सी प्रकार की नोटबुक लेके आनी है, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे कुछ पूर्वाग्रह है, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेन जो पेपर होता है उसके ऊपर नोट्स ज्यादा अच्छे बनते हैं, इसलिए ले आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हो सके तो फिर जो प्लेन पेपर पर अपने नोट्स जो वो बनाए। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर कम से कम 20% का मार्जिन जो वो छोड़ा जाए, इस 20% हिस्से में ना लिखें। पेज बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें। आपने जो फीस के पैसे दे दिए, इतना बड़ा अमाउंट आपने खर्च कर दिया, आप पूरे जिंदगी में पेज यदि बचाएंगे तब भी मुश्किल से मुश्किल 1000 रुपए बचा सकते हो, मुश्किल से मुश्किल। बाकी मैंने तो ये बहुत ज्यादा बोल दिए, 1000 रुपए भी बचा नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा पेज बचाने की कोशिश करोगे तब भी पूरी जिंदगी में। इसलिए अपन को पेज बचाने की कोशिश नहीं करनी। इस पूरी तैयारी के अंदर क्या नहीं करना? पेज बचाने की कोशिश नहीं करनी है। थोड़े खुले खुले लिखने हैं और 20% स्पेस जो यहां पर छोड़ना है। कुछ लोग होते हैं वो इतने यूं भिड़े भिड़े लिखते हैं कि आपस में कॉपी बंद करके छोड़ दो तो अक्षर भिड़ भिड़ के मर जाए रात को। तो ऐसे अपन ने नहीं लिखना है, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे और 20% स्पेस जो वो छोड़ेंगे। और कई ऐसे होते हैं यूं नीचे तक पूरा भरते हैं, यहां तक, वो स्पेस तो छोड़ो, यहां तक नहीं छोड़ते, आधा तो टेबल पर लिख देते हो। तो ये गलती भी अपन ने नहीं करनी है, अपने थोड़ा स्पेस छोड़ो। उसका कारण क्या है, क्यों छोड़ देना चाहिए स्पेस, क्यों छोड़ देना चाहिए, क्यों कह रहा हूं 20% स्पेस छोड़ने को? हमेशा खुद को अपडेट करो। टीचर करवा दे अच्छी बात है, लेकिन ना भी करवाए तो टीचर को एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है। समय समय पर जो भी चीज आए उसे आप जो है क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहां पर ये 20% जो स्पेस छुड़वाए। आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ 1-2 बेसिक बातें जान लो। ये 20% स्पेस की कहानी भी आपको उसी से समझ में आ जाएगी। कुछ बेसिक बातें आप बहुत अच्छे तरीके से जान लो कि इस पूरी तैयारी के अंदर आपको रिवीजन करने के लिए कोई एक सिंगल सोर्स से ही रिवाइज करना है। नोट्स बनाने हैं, उसमें कितने भी सोर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल सोर्स हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन के टाइम पर आपके पास सोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगल सोर्स ही होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह है कि आपके जो नोट्स हैं
उसमें कितनी भी चीजें ऐड ऑन करते जाओ, दूसरी को किताबें किसी ने रिकमेंड कर दी, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको मान लो कि पहले 3 टॉपिक पढ़ा दिए, ये शुरुआत में तो अभी मत करना, दूसरी किताबें वगैरह पढ़ना अभी मत शुरू करना भले ही। मान लो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा दिया, प्रियम्बल पढ़ा दिया, और उसके बाद में एक टॉपिक जो वो और पढ़ा दिया। 3 टॉपिक पढ़ा दिए, आपने उसके प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। फिर आपको कोई एक बड़े भैया आके कहते हैं, जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, वो आके कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए यार, आजकल जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आरबीएससी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये किताबें भी आपको पढ़नी चाहिए। आपको उनकी बात पूरे तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करनी है। वो कह रहे हैं, आपसे बड़े हैं, तो शायद सोच समझ के कह रहे होंगे। उन्होंने आपको कहा कि भाई आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आरबीएससी पढ़नी चाहिए। एक काम करेंगे, तुरंत एनसीईआरटी निकालें, यदि आपके पास है, नहीं तो उन्हीं को कह दो, लो भाई दे दो एनसीईआरटी। तो तुरंत एनसीईआरटी निकाली, पूरी एनसीईआरटी अभी मत पढ़ना, जो जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा दिए, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा दिया, प्रियम्बल पढ़ा दिया, तो उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो। उसमें से मान लेते हैं कि 2-4 फैक्ट ऐसे थे जो कि आपके नोट्स में नहीं लिखवाए गए थे, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने 20% स्पेस छोड़ा था वहीं पर लिख लो। एनसीईआरटी का 2 फैक्ट जो थे मुझे कोई एक्स्ट्रा मिले, तो मैंने यहीं पर एनसीईआरटी के वो 2 फैक्ट लिख लिए। फिर कोई आपको कहता है कि ना लक्ष्मीकांत बुक भी पढ़नी चाहिए पॉलिटी के लिए, तो आपको ठीक है, कोई बात नहीं, लक्ष्मीकांत बुक निकाली। लक्ष्मीकांत बुक में से ये जो 2 चैप्टर हैं जो कि आपके क्लास में हो चुके हैं, आगे चलने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करना, टाइम ही खराब होगा, कोई ज्यादा फायदा है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आ जाओ, कल क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। पर बाकी क्लास के साथ साथ भी चल लोगे तो बहुत है। तो क्लास में आपको पढ़ाया ये 2 टॉपिक, और आपने ये सोचा कि लक्ष्मीकांत में से ये 2 चैप्टर जो वो पढ़ लेते हैं, तो आपने लक्ष्मीकांत में से 2 चैप्टर पढ़े। आपको लगा कि यार 2 फैक्ट इसमें भी एक्स्ट्रा थे, ये भी हमें क्लास में नहीं बताए थे, तो आपने यही 2 फैक्ट यहीं पर लिख लिए। और आपको लगता है कि भाई पहले हम नोट्स पढ़ेंगे फिर हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं है, यदि आपको ये अच्छे से याद है तो आपकी जो नजर है वो लक्ष्मीकांत में बस यही ढूंढ रही होगी कि इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। क्योंकि यदि आपको ये अच्छे से याद हो रखे हैं अपने नोट्स, तो फिर दूसरे के अंदर हम सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, दूसरे में सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ढूंढते हैं, भाई कहां पर चीजें जो है एक्स्ट्रा पड़ी है, एक्स्ट्रा चीजें मिली, उसको अपने नोट्स के अंदर ही उतार लिया। 2 हफ्ते बाद पेपर हुआ, पेपर में ऐसा तो है नहीं कि जो आपको पढ़ाए सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से दे देंगे, उसी में से दे देंगे तो फिर आप सारे ठीक करके आ जाओगे, या फिर अधिकतर क्वेश्चन उसमें से ठीक करके आ जाओगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। फाइनल पेपर में भी आपको नोट से बाहर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको पेपर के अंदर यहां पर जो मंडे का जो टेस्ट होगा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो नोट्स में लिखवाए हुए नहीं है। तो 2 फैक्ट आपको वहां से एक्स्ट्रा मिले, उसको भी अपने नोट्स के अंदर साथ के साथ उतार लिया। ऐसा करने से क्या होगा, तो जो अपन यहां पर बात लिख रहे थे, क्या नोट्स भले ही मल्टीपल सोर्सेज से हो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मल्टीपल सोर्सेज से हैं। कैसे, इस नोट्स के अंदर आपके क्लास नोट्स भी शामिल है, इसमें आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो भी लिख लिए, वो भी शामिल हो गई। इसमें आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी वो भी लिख लिए, वो भी शामिल हो गई। इसमें जो टेस्ट पेपर के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो भी शामिल हो गए। पीवाईक्यू लगा रहे हो उसके अंदर कुछ नया आ गया जो क्लास में नहीं करवाया हुआ वो भी शामिल हो गए। करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपका चैप्टर हो चुका, ये घटना कुछ नई हो गई, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद पॉलिटी खत्म हो चुकी, क्लास में पॉलिटी खत्म हो चुकी, और 2 महीने बाद में कोई नई घटना हो जाए तो अपडेट करना पड़ेगा। तो पॉलिटी का अपन उस समय में मान लो रिवीजन चल रहा है, कोई नई घटना हो गई वहीं पर लिख दिया, यानी कि आपके नोट्स इन सारी चीजों से अपडेटेड हैं। अब आप जब अगली बार अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको अपने नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे होंगे, आप अपने साथ जो भी सोर्स अलग अलग पढ़ते आए हो उन सब का रिवीजन कर रहे होंगे।
मुझे ये लगता है कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन कुछ का ही सिलेक्शन होता है, जबकि टीचर सबको सेम पढ़ाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? टीचर सबको सेम पढ़ा रहा है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा, कुछ का ही हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए टीचर ने एक नोट्स लिखवाए, एक सामान्य स्टूडेंट्स नोट्स को याद करता है, इसी को अपना परम सत्य मान लेता है कि भाई हाँ बस। और पहली बात तो ये भी पूरा काम नहीं करता, इतना भी कर ले तब भी उसका सिलेक्शन हो जाए, पर ये भी काम पूरा नहीं करता, उसको याद नहीं करता है, उसको सिर्फ पढ़ता है ना। लेकिन एक सिलेक्ट होने वाला जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो जो नोट्स बने हैं उनको पहली बात घर जाके अच्छे से याद करेगा, उसके साथ साथ कोई टेस्ट पेपर में एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा है उसको शामिल कर लेगा, PYQs लगाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह थे उसको वहीं पर लिख लेगा। एक्चुअल में वो जो उसने क्लास के नोट्स थे उससे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के तौर पर वो लिख रहा है और बार बार इसका रिवीजन कर रहा है। बाकी जनता सिर्फ इसका रिवीजन कर रही है, लेकिन वो जो सिलेक्ट होने वाला जो स्टूडेंट है वो इसका रिवीजन जो वो कर रहा है। आपको कि क्या वैल्यू एडिशन करना है हमें समझ में नहीं आता, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आपको जो बताया जाए बस उतना करते जाना। सबसे पहला काम है जो क्लास में करवाया जाए उसको याद कर लेना, उसके बाद में जितने भी टेस्ट पेपर हो उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो उसको लिख लेना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिले उसको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, कुछ करंट अफेयर का अपडेट आया उसको साथ के साथ लिख लेना। इस तरीके से आपका मल्टीपल रिवीजन जो है इन नोट्स का होना चाहिए। कहानी समझ में आई क्या? क्या कह रहे हैं ये दोनों में अंतर समझ में आया? नोट्स मल्टीपल रिवीजन से हो, मल्टीपल सोर्सेज से हो, लेकिन रिवीजन जो क्या होना चाहिए, सिंगल सोर्स से होना चाहिए। लास्ट में जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आपके पास बस यही नोट्स हो। नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है, वो ये है कि 5 अलग अलग प्रकार की बुक लेके आ जाते हैं। इस पूरी तैयारी के अंदर पहले दिन ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी। एक एक चीज के अलग अलग सोर्स जो वो लेके आ जाते हैं। पॉलिटी के लिए उनके पास 5 तो कोचिंगों के नोट्स पड़े होंगे, 3-4 उनके पास किताबें पड़ी होंगी, उसके बाद में भी वो एनसीईआरटी आरबीएससी जैसी चीजें और पढ़ रहे होंगे, उसके बाद में और भी उनको कोई ज्ञान दे जाए कि ये भी पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ने को तैयार बैठे होंगे। ये है सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती जो आपको इस तैयारी के अंदर नहीं करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये वाली, जो आपको इस तैयारी के अंदर नहीं करनी है। आपने 5 कोचिंगों के आपके पास नोट्स है, 3-4 किताबें हैं, कोई बात नहीं, उसको यूज कर लो, लेकिन लास्ट टाइम पर जब आप रिवाइज कर रहे हैं तब आपको एक ही जगह से रिवाइज करना है। ये जो स्टूडेंट होगा वो कंफ्यूज होगा लास्ट टाइम पर कि ये रिवाइज करूं कि ये रिवाइज करूं कि ये रिवाइज करूं, 2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, 2 इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, 2 इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। आपका काम यह कि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले उसको एक ही जगह पर ले आओ, कलेक्शन कर लो, एक ही जगह पर क्या कर लो, कलेक्शन कर लो, तब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यदि मैं आपको कहूं कि एक किताब को 10 बार पढ़ना है और एक व्यक्ति हो जो कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ता हो, इन दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर होगा? एक व्यक्ति जो एक ही किताब को 10 बार पढ़ता है, एक व्यक्ति जो 10 किताबों को एक एक बार पढ़ता है, दोनों के अंदर क्या अंतर है? अंतर यह है, ये व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख पाएगा, ये व्यक्ति एग्जाम्स जो है वो निकाल पाएगा, क्लियर कर पाएगा। ये जो व्यक्ति है वो साहित्यिक प्रवृत्ति का है। किस प्रवृत्ति का है? साहित्यिक। उसको चीजें याद नहीं रहती, हालांकि उसकी डाइवर्सिटी बढ़ती। मैं ये नहीं कह रहा इसका भी सारे नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं, इसकी डाइवर्सिटी भी तो बढ़ती है। 10 किताबें पढ़ रहा है, लेकिन डाइवर्सिटी बढ़ने का लास्ट में कोई फायदा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि चीजें
याद नहीं है। इसका नॉलेज बड़ा है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। 10 किताबें पढ़ रहे हैं, 10 किताबों में कुछ लिखा होगा, कुछ में एनालिटिकल लिखा होगा, कुछ में फैक्चुअल लिखा होगा, लेकिन इस पूरी तैयारी के अंदर जो सार निकलता है वो है किस चीज का? याद करने का, रट्टा लगाने का। किस चीज का? रट्टा लगाने का। आप यदि सोचते हो कि भाई हमें चीज समझ में आ गई, अब याद नहीं होते, तो भाई याद तो करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं एक्चुअली मुझे क्या याद नहीं होता, तो उससे काम नहीं चलेगा कि मुझे याद नहीं होता से। याद तो करना पड़ेगा। इस तैयारी में आए हो तो ये कोई आईआईटी की तैयारी नहीं है जिसमें कि फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, एक बंदर उसके ऊपर चढ़ा और वो घुमाया पहियार, है ना। ये कोई एचसी वर्मा सोल्व नहीं कर रहे हो आप। आपको यहाँ पर चीजों को क्या करना पड़ेगा? याद तो करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको नोट्स बनाते समय में क्या ध्यान रखना है? तो नोट्स बनाते समय में आपको यहाँ पर 20% स्पेस जो वो छोड़ते रहना है। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आप समय समय पर चीजों को अपडेट कर पाओगे, चीजों को, आपके जो नोट्स हैं वो वेल अपडेटेड नोट्स होंगे, और मल्टीपल रिवीजन जो है आपको इन नोट्स का करना है। इस पूरे तैयारी के अंदर एक तो मैं तो यहाँ पर थ्योरम देते हैं अपन, वो ये है कि मैक्सिमम मार्क्स अरे ज्यादा बातें तो नहीं होगी ना, पक्का बोर तो नहीं हो रहे ना? ये इस तैयारी के बेसिक्स हैं, ये पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद में तैयारी तो होती रहेगी। इस पूरी तैयारी के अंदर यदि आपको मार्क्स ज्यादा लेके आने हैं तो वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के? रिवीजन के। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, और रिवीजन ज्यादा करना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? कंटेंट, या फिर कहूंगा मल्टीपल सोर्सेस के। क्या मतलब हुआ इसका? आपके पास में जितने अलग अलग सोर्स होंगे उतना ही आपका रिवीजन कम होगा, और जितना आपका रिवीजन कम होगा आपके स्कोर उतना ही कम आएगा। आपके पास में पॉलिटी का एक ही नोट्स है रिवाइज करने के लिए, बार बार उसी का रिवीजन करते हो, आपके पास सोर्स क्या है? एक ही है, बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है, तो आपके रिवीजन क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, और रिवीजन जितना ज्यादा होगा मार्क्स भी उतने ही ज्यादा आएंगे। क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली जो है इसके अंदर क्या रखना है? हमें चीजों को याद रखना है। हम कह देते हैं कि हमारी आंसर राइटिंग के अंदर क्या होनी चाहिए? एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच काम तो तभी आएगी। एनालिटिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल अप्रोच का मतलब है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या लिखना है, अच्छे से क्या समझ में आ जाए, किस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, लिखना क्या है। ये समझ में तो आ गया कि लिखना क्या है। मान लो कि ये लिखना कि राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाता है, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन रिमूवल प्रोसीजर ही याद नहीं है तो क्या इलाज है भाई? तो याद करना तो क्या है? पहला स्टेप है। याद करना तो क्या रहेगा? स्टेप 1। बाकी सारे काम उसके बाद के हैं। कहानी क्लियर है ना सब लोगों को? यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोर्स के बारे में कुछ बात करनी है कि भाई इसमें ये क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं चाह रहा हूं यार आप लोग भी तो बोलो। कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बताओ। इतने लोग और कुछ ही नहीं बोल रहे हो, सुबह से कुछ नहीं बोले हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन रहे हो। मैंने भी ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं, पढ़ाया नहीं, तो 2 घंटे से सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। बताओ, कुछ बोलना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी। हाँ। हम्म। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम आरएस की तैयारी के साथ साथ क्या करना चाहते हैं? आईएएस की तैयारी भी करना चाहते हैं, है ना। पहली बात तो यह है कि आप यदि आईएएस का टारगेट रख रहे हैं और आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि 2026 का टारगेट ही मत रखो, 27 का रखो। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में कम से कम जो 1-1.5 साल लगता ही लगता है, और यूपीएससी का एग्जाम मई 2025 में ही है, सॉरी 26 में ही है। कहने का मतलब आपके पास में अब उतना टाइम नहीं है कि आप इसमें
आईएएस की तैयारी भी कर लो, आरएस भी कर लो, सब कर लो ना, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो अभी की अप्रोच यही है कि यदि आप आईएएस की तैयारी भी साथ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी की, आरएस बाई प्रोडक्ट के रूप में पास हो गया, तैयारी यूपीएससी की कर रहा था। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छे इंटरव्यू वगैरह हो गए, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, उनका आरएस भी होता है, यूपीएससी भी होता है। कहने का मतलब, आप यदि आरएस के साथ में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो 26 को नहीं 27 को टारगेट करेंगे, क्योंकि 26 तक प्रैक्टिकल नहीं है सारी चीजें हो जाना, इसलिए टारगेट किसको करेंगे? 27। और 27 में जो टारगेट करना है उसके अंदर क्या है कि भाई अभी आप जो पढ़ रहे हो, एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी आपकी साथ के साथ शुरू हो चुकी। जो मैं आपको यहां पर इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा, कल सेमिनार में कितने लोग आए थे आप में से? वो पीवाईक्यू वाला लेके गए थे क्या? कितने लोग लेके गए थे पीवाईक्यू वाला? उसमें क्वेश्चंस ही देखो कौन से दिए मैंने आपको, आरएस के क्वेश्चन ही नहीं दिए मैंने, क्वेश्चन ही कौन से दिए आपको? यूपीएससी वाले दिए हैं। तो यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे के सारे, जो भी आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन वाले जितने भी सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट आप ये मान लो कि आप आरएस की नहीं, आप यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हो। और एक्चुअल में मान क्या लो, एक्चुअल में आपका ये जो बैच है ना, ये मत मानो कि आरएस का है, आप तो ये मानो आरएस प्लस आईएएस का ही है। बस इतना ही है कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वहां पर, वही तो नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो तो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में काम आएगा। काम क्या आएगा? पूरा काम निकलेगा, मतलब सफिशिएंट है। एक तो तक ही काम आएगा, और एक मैं कह रहा हूं सफिशिएंट है। इंडियन पॉलिटी जो आप यहां पर पढ़ोगे वो यूपीएससी के हिसाब से सफिशिएंट है, छोड़ेंगे नहीं उसमें से कुछ भी, एकदम सफिशिएंट है। और 3 सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं आपके, यूपीएससी के हिसाब से ही है तीनों, भले ही वो पॉलिटी हो, भले ही वो एथिक्स हो, भले ही वो इकोनॉमी हो। बस फर्क है, पूरा सेम नहीं है, फर्क है। यूपीएससी के अंदर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ कम भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं वहां पर। जैसे आप एथिक्स का सिलेबस देखोगे, आज अगली क्लास में आते ही सर आपको सबसे पहले एथिक्स का सिलेबस बताएंगे कि क्या है सिलेबस। तो एथिक्स के सिलेबस में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि सिर्फ आरएस में है, वो यूपीएससी में सिलेबस में नहीं है। जैसे गांधी का नीति शास्त्र, भगवत गीता, ये अलग से लिखा नहीं हुआ। और वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीएससी में एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब मोटा मोटी जहां पर सिलेबस सिमिलर है, वो सारी चीजें तो आपको क्लास में करवा दी जाएंगी। आपको फिर क्या पढ़ना रहेगा? जो टॉपिक एक्स्ट्रा है सिर्फ वो पढ़ना रहेगा, है ना। और वैसे भी आरपीएससी जो है यूपीएससी पैटर्न को जो फॉलो कर रही है, तो अपन क्यों नहीं करेंगे भाई? अपन यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे। आपको जो पीवाईक्यूज वगैरह करवाए जाएंगे वो यूपीएससी वाले भी करवाए जाएंगे, ना सिर्फ प्री के, मेंस के भी। खासतौर पर मेंस के पीवाईक्यू यूपीएससी वाले करवाने ज्यादा जरूरी है, जिस हिसाब से अप्रोच थोड़ी सी बदल रही है, ठीक है ना। तो आप जो कह रहे थे, आपके प्रश्न का जवाब शायद आपको मिल गया होगा कि आरएस की तैयारी के साथ आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको कहूंगा कि आपकी आरएस के साथ साथ आईएएस की तैयारी हो रही है। आपकी तैयारी के यूं मान लो कि 2 चरण हैं। जो भी ये चाहते हैं कि आरएस के साथ साथ हमें आईएएस की भी तैयारी करनी है, तो आप ये मान लो कि आपकी तैयारी के 2 चरण हैं। पहला चरण, जब तक आपकी कोचिंग चल रही है, यानी कि अगले 1 साल तक। जुलाई में बैच शुरू हुआ है, तो मान लो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग सितंबर 2026 तक आपका बैच खत्म हो जाए। तब तक आप आरएस की तो पूरी तैयारी कर लो, प्लस आईएएस के अंदर जो सिमिलैरिटी है लगभग 60 से 70% सिलेबस, वो भी आपका हो जाए। उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि मैंने आपको कहा 27 को टारगेट करो, तो आपका जो बचा हुआ जो टाइम है उसके अंदर जो आपके आईएएस के जो रिमेनिंग जो पॉइंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी आरएस प्लस आईएएस की हो रही है। और इस बात की मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, जिस दिन तक आप कहोगे आईएएस की तैयारी के लिए आपका पूरा साथ देंगे, और जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप कहोगे तो करवा देंगे। क्या है, एक्सेस वगैरह दे देंगे, ऑनलाइन दे देंगे एक्सेस, तो पढ़ लेना वो, ठीक है। और बता दो किसी को कुछ पूछना हो।
रिवीजन करने के अंदर बहुत टाइम लगता है। अब देखो ये समस्या उन लोगों की है जो ऑलरेडी इस तैयारी में थोड़ा बहुत टाइम दे चुके हैं। जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया उन लोगों को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं होगी, क्योंकि पढ़ा नहीं। हालांकि उन्होंने भी 11th-12th की है, ग्रेजुएशन की है, वहां पर रिवीजन करने में समस्या आई होगी। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की कि रिवीजन नहीं हो रहा है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है ना अब्राहम लिंकन का, कि मुझे यदि एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद आ रहा, कि मुझे यदि एक पेड़ काटना है और टोटल 10 घंटे मिले तो मैं 7 घंटे जो है अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा और अंतिम के 3 घंटे के अंदर कुल्हाड़ी को जो पेड़ को जो वो काट देंगे। उसी तरीके से हम कई बार क्या करते हैं, कुल्हाड़ी को धार देने में समय बचाते हैं। हमें लगता है कि यार सीधा पेड़ काटना शुरू करते हैं ना, जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो जल्दी नहीं होता, एक्चुअल में देरी से होता है। तो पेड़ काटने से पहले कुछ महीनों में कुल्हाड़ी की जो धार है उसे क्या कर लेना चाहिए, तेज कर लेना चाहिए। वो कैसे होता है, कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का यहां पर क्या मतलब है भैया, ध्यान दे लो यार इधर। कुल्हाड़ी की धार को यहां पर तेज करने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि यदि हम साथ के साथ चीजों के शॉर्ट नोट्स बना लें, साथ के साथ चीजों को रिवाइज करते जाएं, तो चीजें आसान हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पहले दिन कुछ पढ़ाया, दूसरे दिन कुछ पढ़ाया, तीसरे दिन कुछ पढ़ाया। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, पहले दिन का जाके रिवाइज कर लिया, दूसरे दिन का जाके रिवाइज कर लिया, तीसरे दिन का जाके रिवाइज कर लिया। ये नॉर्मल स्टूडेंट की कहानी है। अच्छा स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, पहले दिन का रिवाइज कर लिया, दूसरे दिन का जब रिवाइज करेगा तो उससे पहले दिन को भी फटाफट रिवाइज कर लेगा। तीसरे दिन जब रिवाइज करेगा तो उससे पहले दोनों दिन को रिवाइज कर लेगा। तो ये स्टूडेंट जो है इससे बेहतर स्थिति में होगा। ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है। मानते इस बात को, बहुत आसान सी बात है, सबको पता है। लेकिन मैं जा रहा हूं इससे भी 1-2 स्टेप आगे। 1-2 स्टेप आगे क्या है, एक होगा तीसरा स्टूडेंट। मुझे ये बताओ कि ये बात सुनने में बहुत सही लगती है कि हमेशा ना पहले दिन से शुरुआत करो। क्या 50 दिन हो जाएंगे तब भी पहले दिन से शुरुआत करोगे? क्या तब भी पहले दिन से शुरुआत हो पाएगी? प्रैक्टिकल है। सुनने में तो ठीक लगता है कि भाई पहले दिन से शुरुआत करनी चाहिए, 50 दिन हो गए तो क्या हो गया, तो भी पहले दिन से हिस्ट्री पढ़ो। प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या कर लिया जाए, कर ये लिया जाए कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मान लेते हैं कि पहले 5 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उस एक टॉपिक के जो आपको याद आ रहा है उसके हिसाब से साथ के साथ क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। उस एक टॉपिक के क्या कर लो, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बना लो। मान लेते हैं पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपना क्लास में 5 दिन तक चला और लगभग 20 पेज भर गए उसके अंदर। तो 5 दिन तक आप लगातार उन्हीं 20 पेज को शुरुआत से पढ़ रहे हो। लेकिन कोई यदि ये कहता है कि 50वें दिन भी पहले पेज से शुरू करो और 150 पेज तो रिवाइज करो और फिर आज जो क्लास में पेज नंबर 151 से 154 पढ़ा है वो पढ़ो, प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये है कि जब जो टॉपिक चल रहा है उसमें तो वो पूरा टॉपिक अपन रिवाइज करते जा रहे हैं, पूरा टॉपिक पहले दिन से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 5 दिन चल रहा है तो उसको पहले दिन से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गया तो उसके क्या बना लिए, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे क्या बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। 20 पेज के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा और उस 20 पेज को 2 या 3 पेज के अंदर समराइज कर लिया। अब अगली बार जब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ना होगा तो 20 पेज रिवाइज करने की बजाय जो आपने शॉर्ट में जो चीजें लिखी हैं वहीं से रिवाइज, वहीं से शुरुआत होगी। अगली बार जो शुरुआत होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1 से लेकर 20 पेज नहीं पढ़ने, नया टॉपिक जो शुरू हुआ है उसको वहां से शुरू करना है, प्लस इसको एक बार देख लेना। और मैं कह रहा हूं इसको नहीं भी देखते हो कोई बात नहीं, मंडे को टेस्ट तो होना है, उसमें तो देख के ही आओगे ना। मंडे का टेस्ट उसमें तो पढ़ के ही आना पड़ेगा, उसमें देखा जाएगा। तो इस तरीके से इन सब चीजों को जो किया जाए तो बहुत बेहतरीन जो आपके लिए रहेगा। अब ये सारी चीजें क्या है, कुल्हाड़ी की धार तेज करना है, इनमें टाइम लगता है।
साथ के साथ रिवीजन करने में बार बार, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाने में, साथ के साथ पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके उसको अपडेट करने में, इन सब चीजों में लगता है टाइम। और स्टूडेंट जो है वो शुरुआत में टाइम बचाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि मैं टाइम बचा लूं लेकिन एक्चुअल में टाइम बचता नहीं है, बल्कि टाइम ज्यादा ही लगता है उससे। मैंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ लिया तो इसका लक्ष्मीकांत बुक में से चैप्टर पढ़ के आ जाना। आप आज ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा था, खत्म किया था, आपको सारी चीजें याद थी, लक्ष्मीकांत खोली, उसमें से चैप्टर पढ़ा, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में 20 पेज पढ़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आप केवल वो क्या ढूंढ रहे हो, एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है। वो एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ था उसको अपने नोट्स में उतार लिया, लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर हो गया, अब उसको रख दो भले साइड में। अगली बार कभी भी लक्ष्मीकांत में से वो चैप्टर तो मत पढ़ना भले ही। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट एक्स्ट्रा थे वो आपने अपने नोट्स के अंदर उतार लिए, दैट्स इट। अब आपका यहां पर आधा घंटा जरूर लगा, इस पूरी प्रोसेस में आधा घंटा जरूर लगा, लेकिन भविष्य में कोई आके कह देगा लक्ष्मीकांत तो तुमने पढ़ी नहीं हुई, तो वहां पर जो 2 दिन लगने थे वो बच गए अपने। वहां पर फिर अपने को 2-4 दिन तक लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहते तो वो बच गए। बात समझ में आ रही है कि अपन को टाइम बचाने की कोशिश नहीं करनी है। कुल्हाड़ी की धार तेज हो रही है, इसको जितना तेज हो सके उतना तेज कर लो, लास्ट में पेड़ काटना तो लास्ट में हो जाएगा। ये वैल्यू एडिशन, ये एनालिटिकल अप्रोच, ये सारी चीजें पेड़ काटने की है। जो अपन क्लासेस में पढ़ते हैं वो कुल्हाड़ी तेज करना है, वो करना है, पहला काम वो है ना। और कुछ कोई पूछना चाहेगा? और किसी को कुछ पूछना हो इस तैयारी के अंदर, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है? क्योंकि पढ़ना तो कल से शुरुआत करेंगे, 5 मिनट बच्चे अब क्या ही पढ़ेंगे। हाँ जी, किसका बताया था? डीपीपी। हाँ, हर क्लास के बाद, हर चैप्टर के बाद, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इवन हमने सारे एक साथ ही दे दिया, जैसे यूपीएससी की मैंने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए, तो मैं आपको क्या कहूंगा, आपको कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, अब इसके सारे क्वेश्चन लगाओ, है ना। तो ये जैसे आपको पॉलिटी के अगले 5 दिन के अंदर यूपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन, सीएपीएफ एक एग्जाम होता है, पता है कि नहीं पता आपको? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यूपीएससी ही करवाती है। एक सीडीएस का एग्जाम होता है, ये तीनों एग्जाम कौन करवाती है? यूपीएससी नामक एक संस्था है, वो करवाती है। इसको मैं यूपीएससी के बजाय लिख देता हूं सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में आए हुए सारे क्वेश्चन, सीएपीएफ में आए हुए सारे क्वेश्चन, और सीडीएस में आए हुए सारे क्वेश्चन। इसके अलावा आरपीएससी जितने भी पेपर करवाती है, फर्स्ट ग्रेड का करवाती है, आरएस का करवाती है, एसआई का करवाती है, जितने भी पेपर करवाती है, उन सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो अगले 5 दिन में आपको मिल जाएंगे, पूरी पॉलिटी के एक साथ ही मिल जाएंगे। बस फिर आपको बार बार कोई 2-2, 4-4 पेज नहीं देंगे कि लो भाई आज ये 2 पेज करके आना। पूरी पॉलिटी के एक साथ क्वेश्चन दे दिए, टॉपिक करवाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, खत्म होने के बाद कहेंगे अब इस टॉपिक से आए हुए सिविल सर्विस के, सीपीएफ के, सीडीएस के और आरपीएससी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और आप देखोगे अधिकतर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही रहे होंगे। ये रहेगा तरीका डीपीपी का, है ना। और वहां पर भी ऐसे होता है, मैंने आपको तुलना करके बताया था आईआईटी जेई से, कि वहां पर जो तैयारी करते हैं उसमें डीपीपी का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर भी ऐसा ही होता है। डेली नहीं देते हैं, डीपीपी दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज। उसी तरीके से यहां पर चलेगा। बात समझ में आएगी अच्छे से? हाँ, और किसी को कुछ पूछना? एक बार ऑनलाइन वालों के कमेंट जो ले लेते हैं, एक बार दिखा दो भाई ऑनलाइन वालों के कमेंट, क्लासरूम वालों के, यूट्यूब के नहीं, क्लासरूम वालों के। जूम कर दो थोड़ा सा। सर प्रीलिम्स में करंट का कितना क्वेश्चन जो रहते हैं, कोई रिकमेंडेड बुक बता दो। बात कर लेंगे बुक की भी। किसी ने पूछा है कि करंट के कितने क्वेश्चन रहते हैं। सही बात है भाई, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, जिन्होंने भी पढ़ाई पहले कर रखी है, कि जब अपन बात कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज, तो यहां पर एक और भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, और वो क्या है? करंट अफेयर्स। कौन सा सब्जेक्ट है? करंट अफेयर, जहां से कि प्री में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। लगभग कितने आते हैं? 20 से 25। इसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो इसके लिए जो पहला काम तो मैंने आपको अभी बताया था, आज ही बताया था, कि इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल वाला पेज पढ़ना शुरू कर दो, और उसका कोई भी यूट्यूब पर बढ़िया सा एक वीडियो डिस्कशन देख लिया करो, ठीक है।
इतना शुरुआत कर दो बस। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सही करने हैं, एग्जाम में जो चीजें आएंगी वो आपको पता ही होगा, मैगजीन आती है अपनी हर महीने की, वो पढ़ लेना, उसमें से काम चल जाएगा। लेकिन अभी आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, वो तो लास्ट का काम है, वो तो मैं करवा दूंगा। आप तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको न्यूज़पेपर जो पढ़ना चाहिए, है ना। 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, बहुत बड़ा वेटेज है। जो पूरी पॉलिटी का है, जो अगले 3 महीने तक पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी चलेगी, उसमें से भी 20-25 क्वेश्चन आते हैं। और अकेले करंट अफेयर में से भी कितने आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो काफी अच्छा खासा हिस्सा जो करंट अफेयर का आरएस प्री की एग्जाम में आता है। लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है, वो आपको करवा दिए जाएंगे। हालांकि आरपीएससी आजकल करंट अफेयर से बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रही है, पर उसकी क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीज अपन डिस्कस कर लेंगे। तो वो कोई चिंता की बात आपके लिए होनी नहीं चाहिए। ऑनलाइन वालों को भी पीवाईक्यू बुकलेट मिलेगी क्या? बिल्कुल, उनको पीवाईक्यू बुकलेट की पीडीएफ मिल जाएगी। प्रिंट आउट देखो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। पीडीएफ हम जितने भी ऑनलाइन वालों को जितना भी कंटेंट ऑफलाइन में मिलेगा, उन सब चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी। सारे के सारे जो नोट्स हैं, आप लिख रहे हो साथ साथ में तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो नोट्स तो हम दे ही देंगे। पर यदि आपको इसी साल एग्जाम देना है, आप वर्किंग नहीं हो, आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो लिख लेना, फायदे में रहोगे। यदि आप वर्किंग हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो फिर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कुछ लोग लेट आए उनको मैं बता दूं, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो वर्किंग जो लोग हैं उनको टाइम उतना नहीं मिल पाता। इसके लिए हमने एक अच्छी व्यवस्था ये की है कि आपकी जो क्लासेस होंगी उसमें से 2 प्रकार से क्लास आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड होंगी। एक रो क्लास, रो क्लास का मतलब जो भी क्लास में लिखवाया गया है प्रॉपर, जो भी टाइम लगा है उसके साथ, और एक एडिटेड क्लास जिसमें कि जितना टाइम आपका बचाया जा सकता है उस प्रकार की चीजों को हटा दिया जाएगा। उस प्रकार की चीजों को हटाने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं यहां पर काम की बात बता रहा हूं कि नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, वो सब नहीं हटाया जाएगा, वो तो बल्कि ज्यादा काम की बात है। हटाया जाने का मतलब है कि मान लो मैंने किसी से पूछा, हाँ भाई तुम कहां पर तैयारी कर रहे थे, उस प्रकार की बातें जो हटा दी जाएंगी। नोट्स लिखवा रहे थे कि ये प्रेम्बल है, लिखो प्रेम्बल, PREMB, तो वो हटा दिया जाएगा ताकि आपका टाइम जो थोड़ा सा बचे। सर पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी? अरे टेलीग्राम पर क्यों मिलेगी भाई, कोर्स में मिलेगी। कोर्स के अंदर जो आपको पीडीएफ जो इसकी मिल जाएगी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना? तो कितने लोगों ने आसपास में पीजी वीजी ले लिया है, या फिर कहां से आते हो, कितनी दूर से आते हो, कैसे क्या करते हो? कोई बताना चाहेगा क्या? हाँ, प्रतापनगर से? प्रतापनगर तो यहां से कितना दूर पड़ता होगा, 20-30 किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। हाँ जी, और कोई? कहां से? झालाना? तो वो तो फिर आसपास में पीजी वीजी तो लेना ही पड़ेगा, इतनी दूर से थोड़ी रोज अप डाउन करोगे। अच्छा, वहां ले रखा है पीजी, इतना दूर क्यों लिया था तो? किसके बारे में? तो वहां कौन सी कोचिंग है तो? अरे सेल्फ स्टडी के हिसाब से लिया था आपने तो, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। और कोई समस्या किसी को? आज वैसे कुछ खास पढ़ाया नहीं, पर जितनी बातें बताई वो बातें सारी समझ में आई कि नहीं? किसी को तैयारी से कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? मुश्किल तो घबरा तो नहीं रहे ना बिल्कुल भी? चलो ठीक है। तो सिस्टम ये रहा करेगा क्लासेस का, 3 क्लासेस होंगी डेली की, लगभग 6 घंटे क्लासेस चलेंगी, और बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक होगा। तो अभी जैसे 10-15 मिनट का ब्रेक है, चाय वाय पी के आनी है तो चाय वाय पी आओ, या फिर किसी को कि नहीं अपन तो नाश्ता खुद का लेके आए तो नाश्ता कर लो, या फिर कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ लो। 10-15 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद में अगली क्लास जो वो शुरू होगी। अब अगली क्लास आपकी एथिक्स की है, एथिक्स की क्लास जो वो रहेगी, ठीक है। 1-2 दिन तो बस केवल चीजों को समझो, पेस बनाएंगे, किसी को लग रहा होगा धीरे धीरे चल रहा है, वो सब हम पे छोड़ दो, पेस बनाएंगे, 2-4 दिन के अंदर चीजों को लेके आते हैं रिदम के अंदर, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं कल की क्लास में। मैं ऊपर ही बैठा हूं ऑफिस के अंदर, किसी को कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो आप आगे मिल सकते हैं, ठीक है।